أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صدق الله العلي العظيم। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेशक इंसान पर एक ऐसा वक्त आ चुका है कि वो कोई काबिले ज़िक्र शय न था। हमने इंसान को मखलूत नुत्फ़े से पैदा किया कि उसे आज़माएं, तो हमने उसे सुनना और देखता बनाया और उसको रास्ता भी दिखा दिया। अब वो ख्वाह शुक्रगुजार हो ख्वाह ना शुक्रा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम। मरहबा। सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी और मेरे साथ हैं मेरी साथी एंकर सैयदा हिरा शिराजी। सैयदा हिरा शिराजी। हमारी जानिब से तमाम ही देखने वालों को एक मरतबा फिर खुश आमदीद। माह मुबारक रमज़ान अपनी पूरी रौनकों के साथ जारी व सारी है और मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में हम रोज़ एक खूबसूरत मौजू पर गुफ्तगू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये भी माह मुबारक रमज़ान के फ़यूज़ व बरकत में से एक फ़ैज़ है कि इस पूरे माह मुबारक में हम दीन इस्लाम के मुख्तलिफ़ अहकामात को समझने की कोशिश करते हैं। दीन इस्लाम दीन मुकम्मल, दीन कामिल है। कोई ऐसा मौजू नहीं जिस मौजू पर दीन इस्लाम में तालीमात और अहकामात मौजूद न हों। कुरान एक कामिल किताब है। हर शय का इल्म, हर खुश्क तर का इल्म इस किताब खुदा में रख दिया गया है। बेशक लिहाजा कोई भी इल्म ऐसा नहीं है कि जो इस किताब खुदा में ना हो। ये सिर्फ दीन की किताब नहीं है, दीनी अहकामात की किताब नहीं है। माशी मामलात हों, माशरती मामलात हों, समाजी मामलात हों, हिसाब व किताब के मामलात हों, विरासत के मामलात हों, कोई भी मसला हो, कुरान करीम उस पर गुफ्तगू करता है। साइंस एक शोबे ज़िंदगी है और साइंस के फिर ज़ैली बहुत सारे शोबे हैं, जिसमें से एक बहुत अहम मौजू जेनेटिक्स है। मौजूदा सूरत हाल में जो कि आजकल की एक वबाई जो सूरत हाल है और सारी दुनिया ज़हनी तौर पर भी इसकी लपेट में है, जेनेटिक्स एक बहुत अहम मौजू है। आज अपने इल्म अमल के सेगमेंट में हम बात करेंगे जीन के उन्वान से, जिसे जेनेटिक्स कहा जाता है, जीनियात हम कहते हैं। ये मौजू बहुत अहमियत का हामिल है और इंशाअल्लाह ताला कोशिश होगी कि
कुरान मजीद की रोशनी में बात हो, और उसके साथ ही साथ दौर हाज़िर में जो लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे इबहाम हैं, बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं और उस राय को हतमी राय कह रहे हैं कि जनाब ये जो हम कह रहे हैं बस ये हतमी बात है। तो आज हमने मुनासिब समझा कि कुछ ऐसी मुस्तनद और मोहतरम और मोतबर शख्सियात अपने स्टूडियोज़ में बुलाई जाएं कि जिनकी बात यकीनन के हतमी है, जिनकी बात यकीनन के हुज्जत है, और इस मौजू पर, इस अनोखे मौजू पर, ज़रा क़द्र मुख्तलिफ मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान निहायत वाजिबुल एहतराम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा शब्बीर हसन मीसमी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया, एक मरतबा फिर आप तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ ही हाजिर मौजूद हैं नहायत वाजिबुल एहतराम शख्सियत, उन्होंने अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला और यकीनन कि उनकी गुफ्तगू हमारे लिए भी इल्म में इजाफ़े का बाइस होगी। जनाब डॉक्टर मकसूद अली साहब, जो कि चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स जामिया कराची। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्हीं के साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे कारी साहब, जिनकी तिलावत कुरान मजीद से हमारे प्रोग्राम का आगाज़ होता है, कारी फैसल महमूद बड़ाई साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उसी के साथ जनाब हमारा शहरी ट्रांसमिशन का एक बड़ा मकबूल सेगमेंट और हमारी शहरी ट्रांसमिशन का एक लाजमी जुज़ जी मरहबा किचन, जहाँ पे होती हैं शेफ़ सबीन, और इनकी खिदमत में भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जानिब आते हैं और तज़किरा करते जाएंगे और आपसे आज पहले ही पूछेंगे कि जी आपने क्या पकाना है, ताकि फिर गुफ्तगू का आगाज़ सके। जी, और इस नशरियात को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे स्पॉन्सर्स भी हमारे साथ हमेशा हुआ करते हैं, जो इस नशरियात को आप तक पहुंचाने में हमारे मुआविन साबित होते हैं। उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। हबीब ऑयल मिल, क्योंकि ये दिल का मामला है। मलका फूड्स, कुछ नया पकाओ। और हज, ज़ियारत और उम्रे के एतबार से बहुत ही मोतबर नाम कारवान अमीर हमज़ा, इन तमाम स्पॉन्सर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। गुफ्तगू का जो है वो उन्वान आपने सुना, इमरान भाई ने तारुफ़ कराया, जो दौरे हाजिर की एक अहम ज़रूरत है कि इस पर भी बात की जाए। लेकिन गुफ्तगू के आगाज़ से पहले अगर सच के मरहबा किचन में हम चलें और शेफ़ सबीन से पूछें। अस्सलाम वालेकुम सबीन, मेरी जानिब से भी आपको अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है। आज सच के मरहबा किचन में क्या पक रहा है? आज हिरा मैं वाइट कढ़ाई बना रही हूँ। अच्छा जी, वाइट कढ़ाई तैयार कर ये रहे तो हैं सहरी वाला ही आइटम हो गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बकौल इमरान भाई के कढ़ाई जो है वो जल्दी तैयार होती है, तो मुख्तलिफ वैराइटीज़ की कढ़ाई हमारे पास मौजूद है मलका फूड वालों की। तो इसी तरह आज जो है वो वाइट कढ़ाई बना रही हूँ मैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बता दीजिए। जी, रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ मैं कि हम तकरीबन जो है ना, ताकि सहरी की तैयारी लोग कर रहे हैं तो करना शुरू कर दें, रेसिपी सुन लें, बनाना भी शुरू कर दें। 750 ग्राम इसमें मैं चिकन शामिल कर रही हूँ। अच्छा। इसमें हम दही शामिल करेंगे, क्योंकि वाइट कढ़ाई है। उसके साथ हम मलका का मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, इसका तरीक़ेकार कि आप चाहें तो पहले से आप सारी चीज़ें मैरिनेट करके मसाला और दही के साथ, गोश्त के साथ आप इसको रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो हम इसको ऐसे भी रेडी कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे हबीब कुकिंग ऑयल। हबीब कुकिंग ऑयल के अंदर हम गोश्त शामिल करेंगे, साथ में हम दही शामिल करेंगे। चाहें तो आप एक इसमें प्याज भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ आप फ्राई हुई भी या ऐसे? नहीं, प्याज को हल्का सा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हम मलका मसाला जो है वो शामिल करेंगे इसके अंदर। ठीक। उसके बाद हम इसको रख देंगे स्टीम पे। आखिर में हम इसको फ्रेश क्रीम के साथ जो है वो सर्व करेंगे। चलें जी, ज़बरदस्त जो है रेसिपी यहाँ पर तैयार हो रही है। जब तैयार हो जाएगी फिर दोबारा हम शेफ़ सबीन की जानिब जाएंगे और देखेंगे कि कैसी जो है वो रेसिपी तैयार हुई है। जब तक आप भी सहरी की तैयारी करें, हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। इल्म अमल का सेगमेंट और हमारे उलमा कराम हमारे दरमियान मौजूद हैं। बिना किसी ताख़ीर के मुक़दमे के तौर पर जनाब शब्बीर हसन मीसमी साहब की खिदमत में ये सवाल पेश करूँगा कि जनाब ये फरमाइए कि जेनेटिक्स है क्या चीज़,
और इसकी इंसानी तख्लीक के हवाले से कुरान मजीद ने कई जगह पर, यानी पहला सूरा ही हम देखते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़, तो तख्लीक इंसानी के हवाले से भी बात की है कुरान करीम ने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगरचे कि जेनेटिक्स के स्पेशलिस्ट बैठे हों तो हमें उसमें अपनी राय नहीं देनी चाहिए, लेकिन इब्तदाई तौर पर दीन इस्लाम ने इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि दीन इस्लाम दीन इल्म है, दीन अक़ल है। बिल्कुल। अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ा अता फरमाते हैं, बाकी भी मौजज़ात हैं, लेकिन कुरान मजीद उनका असल में आखिरी दम तक, क़यामत तक बाकी रहने वाला मौजज़ा। बेशक बेशक। और कुरान मजीद की इब्तदाई आयत जिसकी आपने तिलावत या उसकी तरफ इशारा किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा। वाह। ये इक़रा डिफ़ाइन कर रहा है कि हमारी पॉलिसी जो है पढ़ने लिखने इल्म अक़ल से मरबूत है। बेशक बेशक। वरना अल्लाह ताला फरमाते थे नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़, एम्ब्रियोलॉजी की एक डिस्कशन शुरू कर दी, और वहाँ पर फरमाता है अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, जो वो नहीं जानता तो उसको हमने सिखाया है। उसके साथ साथ कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ सूरह मुबारका में इंसान की खिलकत की तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि किस तरह से खिलकत के मराइल से गुज़रते हैं। जब हम जीन्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आवाम के लिए मैं एक वजाहत करता चलूँ कि जीनियात का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया हमारे इमरान मेहदी भाई ने, वो एक्चुअली जीन्स हैं, वो जन्नात नहीं है। वाह। क्योंकि हो सकता है आप समझे जनाब जन्नात पे बात होने वाली है और उस पर इंटरेस्टिंग हो जाती है यहाँ लोग बड़ी दिलचस्पी कि लेते जिन, रूह, शैतान, बलाएं, ये सब नहीं। ये अल्लाह ताला की खिलकत की इब्तिदाई चीज़ है। बिल्कुल। जो हर वो चीज़ जिसको हम जिंदा कहें उसके अंदर पाई जाती है, और इन जीन्स के जो बेसिस हैं वो डीएनए हैं, आरएनए हैं। अगर गलत नहीं कहता तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, वाह। दो से मिला हुआ, वाह। सिंगल से मिला हुआ, उसके ऊपर फिर जो क्रोमोसोम्स हैं उसकी डिस्कशन है। ये साइंस ने आज हमारे लिए काम बहुत आसान कर दिया। वाह। माइक्रोस्कोप्स ने आज हमारे लिए काम बहुत आसान कर दिया। फिर इल्म जेनेटिक्स ने हमें बहुत आगे पहुंचा दी। वाह। उसके बावजूद आज हम इस बात का इकरार करते हुए आगे बढ़ते हैं कि जहां हम इतना आगे पहुंचे हुए नज़र आते हैं, लेकिन आगे की मंजिल देखते तो लगता है कि अभी तो हम चले ही नहीं। बिल्कुल। तिफले मकतब, तिफले मकतब है। ये एहसास लेके चलेंगे तो इल्म बढ़ता जाएगा। और देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुजूर अकरम से एक बात कही कुरान मजीद में, वक़ुल रब्बे ज़िदनी इल्मा। सुभान अल्लाह। देखिए दुआ क्या है, हमारे अल्लाह। रमज़ान में क्यों नहीं मांगते? सुभान अल्लाह। क्यों? और फिर मैं एक ख़तरनाक गुफ्तगू करता चलूँ, फिर मौका मिले ना मिले। जी हमारे यहाँ इल्म हासिल करने नहीं जा रहे लोग, जी। हमारे यहाँ डिग्री हासिल करने जा रहे हैं। जी। वाह। हमारी कराची यूनिवर्सिटी में एक दिन एक यौम मुस्तफ़ा की नशिस्त थी और गलती से हमें बुला लिया गया। तो हमसे पहले एक प्रोफेसर ने, लेक्चरर थे, उन्होंने इल्म और कराची यूनिवर्सिटी, आई डोंट मीन स्पेसिफिक कराची यूनिवर्सिटी, इल्म का महद है और इल्म का मरकज़ है और आप इल्म हासिल करने आते हैं, और हुजूर ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद। जी। तो ये सब बातें करते करते वो ये कह रहे थे कि ये इल्म का मरकज़ है। जब मेरी तकरीर आई तो मैंने कहा कि इल्म जो है इंसान को इंसान से मोहब्बत सिखाता है। बेशक बेशक। सुभान इल्म अल्लाह। इंसान को इंसान पर कुर्बान होना सिखाता है। इल्म इंसानियत का एहतराम करने सिखाता है। एक हफ्ते पहले यहीं पर आपस में फायरिंग हुई और रेंजर्स ने आके उन लाशों को उठाया जो लोग मरे थे। बिल्कुल। तो मरकज़ इल्म में तो ऐसा नहीं होता। वाह। मैंने कहा बेशक कराची यूनिवर्सिटी मरकज़ इल्म होगा, मैं उसका, लेकिन जो आ रहे हैं वो डिग्री लेने आ रहे हैं वाह। ताकि कहीं कोई नौकरी मिल जाए और इस इकोनॉमिक सिस्टम का एक पुर्जा बन जाए। बिल्कुल ऐसे। तो हुजूर अकरम ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद। अल्लाह न करे कोई मुझे गुस्ताख रसूल कह के मेरे खिलाफ पर्चा कटवा दे। अब नई हदीस इस तरह से कहें उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल डिग्री, डिग्री। ताकि इंसान जो इस बात को समझ ले कि अब वो इल्म नहीं हासिल करता। जी। इल्म हासिल करने वाले को फिक्र नहीं होती है
कि मेरी रोज़ी कहाँ से आएगी। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशा बग़ैर हिसाब। इल्म हासिल करने वाला डूबता जाता है कि हक़ाइक़ के कायनात को जानता जाऊँ। जितना जानता जाऊँगा उतना अल्लाह ताला की अज़मत का एहसास करता जाऊँगा। वाह। और जितना आगे बढ़ता जाऊँगा कहीं ना कहीं इंसानियत का फ़ायदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस इल्म को हम इल्म नाफ़े या इल्म कैसे कह सकते हैं जिससे एटम बम बन जाए। वाह। उस इल्म को इल्म नाफ़े कैसे कह सकते हैं जिससे ऐसे कैंसर के इलाज बनाए जाए जिससे लोगों के पैसे तो लिए जाए उसका फ़ायदा सुभान ना अल्लाह। हो। सुभान अल्लाह। जहाँ तक जीन्स की बात है, ये अल्लाह ताला की खिलकत की अजीब व गरीब निशानी है। जितना इसका आप मुताला करते जाएंगे आप तस्लीम और रज़ा की मंजिल में आगे बढ़ते जाएंगे। और आज के ज़माने में इसके बहुत से फ़वाइद हैं। वाह। हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू को सुन के फिर मज़ीद आगे बढ़ेंगे। शहरी पहलू भी बयान कर देंगे ताकि वाह। अंदाज़ा जो बात की अभी मेस्मी साहब ने, तो मेरे वालिद मरहूम प्रोफेसर सरदार नकवी साहब का एक मरसिये का मतला है। वो कहते हैं इल्म की मंजिल मेराज है इरफान रसूल। क्या बात है। इल्म की मंजिल मेराज है इरफान रसूल, अक्ल का हक से ताल्लुक़ है बउनवान रसूल, मकतबे मारिफत रब है दबिस्तान रसूल, शान तख्लीक का मजहर है ज़हे शान रसूल, कंज़े मख्फी की तजल्ली का जली आईना, हक का आईना नबी उनका अली आईना। जी बिस्मिल्लाह प्रोफेसर साहब। जी प्रोफेसर साहब की चलेंगे जानिब बढ़ेंगे और जो है जेनेटिक्स का तारुफ भी कराया। अल्लामा शब्बीर हसन मेस्मी साहब ने बेहतरीन तरीके से गुफ्तगू का आगाज़ किया। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब आप इसमें इजाफ़ा कीजिएगा कि इंसान की जो तख्लीक है, परवरदिगार आलम ने यकीनन इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इंसान की तख्लीक में जेनेटिक्स की या जीन की क्या अहमियत? देखिए मुख्तसरन अगर आप कहें या इसका हम सही डेफिनेशन अगर आप कहें आम आदमी के लिहाज से, तो सीधी सीधी बात है कि जेनेटिक जो है वो कोड है और वो डी कोड होके आप बनते हैं। यानी कि वो तमाम चीज़ें एक ख़ास तरह के लैंग्वेज में, ज़बान में मुख्फी है जी। जब उसकी ट्रांसलेशन हो जाती है तो वो चीज़ ज़िंदगी की सूरत में आपको नज़र आ रही होती है। सही। अब जैसे मिसाल दूँ मैं आपको कि उसके मुख्तलिफ़ वर्जन्स हो सकते हैं। यानी कि आप समझ लें कि किसी की आंखें काली हैं, किसी की आंखें भूरी हैं, किसी की हरी हैं, किसी की नीली हैं, तो ये है मगर सबकी आंखें जी। उसके वेरिएंट्स, उसकी वैरायटी है जी। और ये कुदरत ने, अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी नेमत रखी है, वैरायटी जिसको हम कहते हैं, वेरिएशन जिसको हम कहते हैं। बेशक। इसकी वजह यह है कि अगर आप सोचें कि एक ही कोई चीज़ हो और वो मौजूद है दुनिया में और खुदा ना खास्ता कि कोई ऐसे हालात रूनुमा हो जाएं या ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो जाए जिसमें वो ख़ास जो जीन्स की जो तादाद है या जो वैरायटी है वो मौजूद है, वो उससे कोप ना कर सके तो वो तबाह हो जाती है। जो हम सोचते हैं ना, सुनते हैं डायनासोर ख़त्म हो गए दुनिया से, फलां चीज़ ख़त्म हो गई दुनिया से, उसकी वजह यही है। लेकिन अगर उसमें वैरायटीज़ मौजूद हों तो एक ख़त्म हो जाएगी, दो ख़त्म हो जाएगी, तीसरी चौथी पाँचवीं वैरायटी बरकरार रहेगी। तो वो ये भी वेरिएशन भी अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत की सूरत में दिए हैं। तो जीन्स बेसिकली वो कोड है जो मौजूद है, जो डी कोड होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों में, और हर चीज़ की एक जीन मौजूद है। हर जो भी चीज़, जो भी कैरेक्टर मौजूद है, किसी इंसान में हो, किसी जानवर में हो, किसी प्लांट में हो, या वो वायरस या बैक्टीरिया जो हम बात करते हैं आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है जी, हर एक की एक जीन मौजूद है। सही। तो ये बेसिकली जेनेटिक्स जो हम बात कर रहे हैं, जेनेटिक्स एक फील्ड है साइंस की जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो कैरेक्टर्स, जीन जो जिसको आप कह लें, वो अपने वालिदैन से उनकी औलाद में या एक जनरेशन से या एक नस्ल से दूसरी नस्ल में कैसे आती हैं, तब्दीलियाँ क्यों आ रही हैं। यानी कि मेरे पास जो जीन्स हैं वो मेरे वालिदैन की जीन्स हैं, मगर मैं अपने वालिदैन से मिलता हुआ ज़रूर हूँ, वैसा नहीं हूँ। जी हाँ। तो कुछ तो फ़र्क है। सही। तो ये तमाम चीज़ें हैं। फिर इसी जेनेटिक्स के अंदर हम आगे बढ़ें तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि जेनेटिक बीमारियाँ हैं, मौरूसी बीमारियाँ जिनको हम कहते हैं जी। तो वो हैं।
फिर इसी तरह अगर हम आगे फील्ड्स में जाएं तो जेनेटिक्स के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ों, जैसे मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं ज़रात की कि हम पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो अजनास हैं उसको हम कैसे कम रकबे में, कम पानी के साथ, कम न्यूट्रिशन के साथ ज़्यादा पैदावार करें। वाह, ये भी जेनेटिक्स के ज़िम्मे में आती है, अच्छा। उसी फील्ड में आती है। यानी कि जेनेटिक्स, जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया, जहाँ ज़िंदगी की बात की वहाँ जेनेटिक्स। ज़बरदस्त सही, ज़बरदस्त जनाब। ज़बरदस्त। ये बड़ा अभी तो देखिए ये जो कोड है ये अभी डिकोड होना शुरू हुआ है, जी, तो अभी तकरीबन 2 घंटे तक जो है हम इसको डिकोड करने रिकॉर्ड की के फिर कोशिश कर डिस्क्लोज हो जाएगा। अगरचे कि 2 घंटे में कोई चीज़ डिकोड होती जी। नहीं है, लेकिन गुफ्तगू की कोशिश करेंगे। कोशिश और ज़रूरत जो है वो ईजाद की माँ है। बहरहाल तो बात चूँकि इस वक्त ज़रूरत की है तो कोशिश करेंगे। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने इशारा किया कि जी इसमें हम ज़राअत के हवाले से भी बात कर सकते हैं, इसमें हम जो प्रोडक्शन यानी कैटल फार्मिंग है उसके हवाले से भी बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे शोबे हैं जो जेनेटिक्स के ही शोबे हैं, और ये 2 शोबे बिलखुसूस चूँकि मेरे मुल्क की मईशत में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं, इस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। लेकिन इस वक्त हमारे दरमियान वीडियो जी। लिंक पर मौजूद हैं नात एक ख्वां। बड़ी अच्छी जी। नात ख्वां और आपकी दोस्त जी। फ़ायज़ा कामरान। अगर वो हमारी आवाज़ को सुन रही हैं तो बाद अस्सलाम उनसे गुजारिश है कि वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हों और कोई कलाम पेश फरमाएँ। जनाब फ़ायज़ा कामरान। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले हम पेश करना चाहूँगी। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, जल्ले शान अल्लाह। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, जल्ले शान अल्लाह। सदा मेरी पहुँचेगी अर्शे मोअल्ला। अल्लाहु अल्लाह, जल्ले शान अल्लाह। मैं बंदा हूँ तेरा, तू मेरा खुदा है। तेरा आसरा था, तेरा आसरा है। किसी से मैं मांगूं तो क्यों माज़ अल्लाह। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, जल्ले शान अल्लाह। सदा मेरी पहुँचेगी अर्शे मोअल्ला। अल्लाहु अल्लाह, जल्ले शान अल्लाह। यहाँ भी वहाँ भी, नेहा भी आया भी, बयां भी ज़ुबां भी, मकाला मकां भी। शम्सो कमर में है तेरी तजल्ला। अल्लाहु अल्लाह, जल्ले शान अल्लाह। सदा मेरी पहुँचेगी अर्शे मोअल्ला। अल्लाहु अल्लाह, जल्ले शान अल्लाह। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये जिक्र तो है ही बुलंद, लेकिन हर एक का एक अंदाज मुनफरिद होता जी, है, हर बस। किसी का पढ़ने का अंदाज मुनफरिद होता है, और हर शख्स को ही सुनने में बेहतरीन जो है वो जज़ाकल्लाह। मज़ा बेशक, आता है, लुत्फ़ बेशक, आता है, रूह बेशक। मुअत्तर हो जाती है। सुभान अल्लाह, गुफ्तगू सुभान का अल्लाह। सिलसिला भी जो है वो आगे बढ़ाएंगे। मैं शेख साहब की खिदमत में जी एक सवाल पेश करना चाह रहा हूँ सरकार। ये एक शायर का शेर भी है कि अपने किरदार का आईना बशर होता है, जी, जैसे अजदाद हो वैसा ही पिसर होता है। वाह वाह वाह। तो अभी प्रोफेसर साहब ने भी इशारा किया कि जी जो जीनियात है वो मुंतकिल होती है। एक इस हवाले से इरशाद फरमाइएगा कि लोग कहते हैं इसमें फ़लाँ चीज़ है, इसमें तो होगी क्योंकि इसके बाप में भी थी। अच्छा, सूरह यूसुफ में भी इस तरफ एक बात है जो इशारा है कि जी इसने ये काम किया है, इसके भाई ने भी किया था। ये जो हम कहते हैं कि जी ये फ़लाँ चीज़ फ़लाँ में है, इसके बाप में भी थी, यानी शायर के बेटे से लोग तवक्को करते हैं वो शायर हो, जी। मुसव्विर के बेटे से लोग तवक्को करते हैं कि वो मुसव्विर हो। अच्छा, एक बात ये कि ये इस हवाले से कोई हदीस, कोई कुरान की आयत। दूसरा ये कि जब कोई बच्चा दुनिया में आता है तो लोगों की जो सबसे बड़ा सवाल होता है किससे मिलता है? जी वालदा से मिलता है या वालिद से मिलता है, जी। दादा से मिलता है कि नाना से मिलता है? तो ये इस हवाले से भी कोई क्या हदीस है, कहीं कोई रिवायत है, ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर साहब ने जो बात आगे बढ़ाई है उसको मैं आगे बढ़ाते हुए और आपकी बात को भी जवाब देते हुए कि इंसान के जीन्स माँ और बाप के स्पर्म सेल और ओवम से मिलकर मिलते हैं और वहाँ ये फाइनलाइज होता है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स फादर के हैं, अच्छा, कौन कौन से कैरेक्टर्स मदर के हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो लोथड़ा जो है गोश्त का या खून का बढ़ता जाता है और अपनी शेप लेता जाता है, जिसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ठीक। जी जहाँ माँ की कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वहाँ बाप के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, नस्लों की कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें चलती जाती हैं। ये पूरा मैसेंजर है, पैगाम लेके कोड आता है। जैसे आप कंप्यूटर में कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, उसके कहते हैं जिप को खोलो, जा तो वो खुल जाता है। तो वो उस एग और स्पर्म के मिलते ही वहाँ पर बाकायदा सिस्टम शुरू हो जाता है और दोनों के जीन्स क्रोमोसोम के लिहाज से मिलते मिलते आगे बढ़ते हैं। एक उसका असर है जो पूछा जाता है किसकी शक्ल है, किसकी वो है। एक इस बात का असर है कि माँ के रहम में उस बच्चे ने क्या क्या सीखा। बड़ी अहम बात, जो बड़ी अहम तरबियती लिहाज से, इसलिए कि मेरा वजीफ़ा साइंस की बात बताना नहीं है, अगरचे कि कुछ ज़रूर बताऊँगा लेकिन तरबियती उन्वान से कि देखें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अलवलदु सईदुन फ़ी बत्न उम्मे व शक़ीयुन फ़ी बत्न उम्मे। वाह। बेटे की सादत भी माँ के पेट में तकरीबन फाइनल हो गई, वाह, बच्चे की, और बच्चे की शकावत भी माँ के पेट में फाइनल हो गई। अगर हम इसको इसी तरह से ले लें तो जबर आ जाता है कि भाई माँ के पेट में हो गया, किसी को यजीद बनना था, किसी को शब्बीर बनना था, किसी को कुछ बनना था। नहीं, यानी बच्चे की बुनियादें माँ के रहम में फाइनल होना शुरू होती हैं। ठीक। माँ सिगरेट पीती है, डॉक्टर कहते हैं हमल के ज़माने में मत पियो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, मिसाल। अल्हम्दुलिल्लाह। माँ शराब पीती है, हमल के ज़माने में डॉक्टर्स कहते हैं प्लीज़ इसको, क्यों? इसलिए कि बच्चे के बदन पे भी असर है, रूह पे भी असर है। माँ जो सोचती है उसका असर बच्चे पे जाता है, बिल्कुल। माँ जो देखती है उसका असर। क्यों कहा जाता है, उलमा कहते हैं कि अगर खुदा न खासा किसी माँ को गुनाह की आदत है, मसलन गाने सुन लेती है, मसलन ऐसी चीज़ें खा लेती है जो शरीयत में इजाज़त नहीं है, या ऐसे अंदाज में निकलती हैं जो शरीयत पसंद नहीं करती, तो कम से कम हमल के ज़माने में ना करे, इसलिए कि अभी तक सिर्फ वो अपने आप को नुकसान पहुँचा रही थी। अब एक और वजूद, अब एक या दो या जितने भी अल्लाह ताला ने उसके रहम में डाले हुए हैं। तो तरबियती लिहाज से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो अपनी औलाद के लिए बेहतरीन माँ तलाश करो, वाह, वाह और उस माँ के हुस्न से ज़्यादा उसके तकवा को देखो। वाह, वाह। मना नहीं किया, देखें ये नहीं कहा कि उसके माँ के हुस्न को मत देखो, वाह, 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 वो तुम्हारी मर्जी, वाह, वाह, लेकिन उस तकवा को देखो वाह, कि जो उस बच्चे के अंदर आइंदा उस तकवे को नाफिज करेगी। सुभान अल्लाह। उस माँ का तसव्वुर कीजिए जो हमल के 9 महीने या मुसलसल कुरान मजीद की तिलावत करती है, वाह, नहीं कर सकती तो सुनती है, वाह, नमाज़ों को अपने वक्त पढ़ती है,
जो वज़ाइफ अंजाम देती, इसका असर रहम में है। साइंटिफिक मैगज़ीन हमने जो अपने ज़माने में पढ़ी, मुताला की, और बाज़ फ्रांस में एक खातून का 90 साल की उम्र में या 80 साल की उम्र में ऑपरेशन हो रहा था। ठीक। एनेस्थीसिया देने के बाद वो जर्मन सॉन्ग बोल रही थी। खैर ऑपरेशन ख़त्म हुआ, वो होश में भी आ गई, सब कुछ आ गई। डॉक्टर आया, उसको जर्मन आती थी, उसने जर्मन में बात की, फ्रेंच में कहा कि मुझे तुम्हारी बात नहीं समझ। मतलब तुम जब बेहोश थी तब तो तुम वो सॉन्ग, अब तुमको जर्मन नहीं आता। कहा मैं जानती नहीं, वो सॉन्ग भी मैं नहीं जानती। पता चला जब ये छोटी सी थी, झूले में थी, तो जर्मन फौज आई थी और वो अपने पढ़ती थी सब कुछ। बच्चे के जहन पे वो असर सबकॉन्शियस, माँ के पेट में अगर माँ ने बच्चे की सही तरह से परवरिश नहीं की, ये बच्चा वहाँ जाके निकलेगा जहाँ पर एक बहुत बड़े कातिल को मौत की सज़ा दी जा रही थी। तो उससे पूछा कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कहा मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ के कान में एक बात कहूँ। माँ को बुलाया गया, माँ भी अफसरदा के बेटे को मौत की सज़ा हो रही, पास पोस के बड़ा किया। कहा कान नज़दीक ला, नज़दीक, कहा एकदम नज़दीक ला, ऐसे नज़दीक ज़ोर से दबोच लिया और खून निकल आया, कुछ टुकड़ा निकल गया। कहा बदबख्त, तुझ पे लानत हो, तूने आखिर वक्त में भी ये किया। कहा माँ ये तेरी वजह से। अल्लाह हू अकबर। मैंने क्या किया? कहा याद है जब सबसे पहला अंडा चोरी करके लाया था मैं, सही बात। तो तूने मुझे नहीं रोका कि नहीं ये नहीं दूंगी, तू चोरी करके कैसे लाया? तूने पहली बार अंडा पका के खिला दिया, मेरी हिम्मत बढ़ गई। वो ना तू कबूल कर, हामिल से लेकर दूध पिलाने तक असरात पूरे हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। और वहीं से इंसान ईमान के कमाल की तरफ जाता है, वहीं से इंसान अल्लाह की इताअत की तरफ भी जाता है और दुनिया के मसाइल में भी वो आगे बढ़ता है। जहाँ तक हम जीन्स की बात करते हैं और हम दीनी लिहाज से बाज़ चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, और डॉक्टर साहब सिर्फ इशारा करते निकल गए, शायद आगे भी बयान करेंगे, वो ये कि अगर हमने पहले से इस बात का ख्याल नहीं किया कि ये दो लोग जो शादी कर रहे हैं उनके अंदर थैलेसीमिया का प्रॉब्लम तो नहीं है, जीन से ताल्लुक़ रखता है। ठीक। अगर थैलेसीमिया के प्रॉब्लम्स हैं, मैच वो ब्लड टेस्ट होता है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा थैलेसीमिया के जो जीन्स की बात है वो बीमारी नहीं है, कुदरत ने उसके अंदर रखा हुआ। हमारे यहाँ अगर किसी का थैलेसीमिया पॉजिटिव आ जाता है तो कहते हैं ये तो बीमार है। हमारी खोजा कम्युनिटी में एक कंपलसरी सिस्टम बनाया हुआ है कि आप बात पक्की करने से पहले ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देंगे। अच्छा। कि ये दोनों थैलेसीमिया कंपेटेबल हैं, यानी इनकी वजह से थैलेसीमिया नहीं होगा। बिल्कुल सही। ये जीन्स के उस टेस्ट है, ब्लड से जो टेस्ट करते हैं, उसी तरह से थैलेसीमिया के साथ साथ हेमोफीलिया एक बहुत रेयर डिजीज़ है, लेकिन उसका भी ताल्लुक जीन्स से है। सही। तो अब जब रिसर्च निकल आई है तो जिनकी फैमिलीज़ में थैलेसीमिया और हेमोफीलिया हैं वो तो करें ही करें, जिनके नहीं है वो भी टेस्ट करा लें, उनको नुकसान नहीं होगा, उनको नुकसान नहीं होगा। तो फिर एक साहब ने मजाक में मुझे कहा, जवान लड़का था, चले मौलाना मोहब्बत करने से पहले ब्लड टेस्ट करवा लें। बहुत अच्छा सवाल है, वाह भाई वाह, मोहब्बत करने से पहले भी ब्लड टेस्ट करवा लें। अच्छा इसी में जिमना किबला ये भी इजाफा फरमा दीजिए, बड़ी बात होती है आजकल कज़न्स मैरिज के हवाले से। जी कज़न्स मैरिज के बारे में आयतुल उज़्मा नासिर मकारिम शिराजी ने अपनी किताब में, उन्होंने जीन्स पे बड़ी अच्छी किताब लिखी है, उसमें ये लिखा है कि कज़न्स मैरिज कोशिश कीजिए कि ना कीजिए। अच्छा। हाँ, हालांकि हमारे नज़दीक सबसे बेहतरीन मिसाल अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब और हज़रत फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, बिल्कुल उससे बेहतर मिसाल हमारे पास नहीं हो नहीं सकती। लेकिन मासूमीन की मिसाल अपनी जगह पर, हमारी हैसियत क्या। अच्छा। इसलिए रिक्वेस्ट ये करेंगे, अगर आपके यहाँ थैलेसीमिया है, अगर है या हेमोफीलिया है तो टेस्ट करवा के करें। ठीक है, टेस्ट करा लें। और अगर नहीं है, स्टार्ट गेट नहीं है तो भी रिक्वेस्ट करूँगा, अच्छा है तो ज़रूर टेस्ट करवाएं, नहीं है तो भी एहतियातन टेस्ट करा लें। देखें इस वक्त आप क्योंकि मैं मोहम्मदी ब्लड बैंक को बहुत ज़्यादा नज़दीक से बिलाखिर हमारा उनका एक ताउन का राब्ता है, देख रहा हूँ, जब जाता हूँ ना वहाँ पर थैलेसीमिया के बच्चे जब जी ब्लड चेंज करा रहे होते हैं, जी वो माँ बाप महीने में 2 मरतबा, सही बात। ठीक, उसके बाद भी उनको पता है कि अब ये कब तक बाकी रहने वाला सही है, बात। जिंदगी मौत अल्लाह ताला क्या, लेकिन मुसलसल एक अजियत अजियत है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब है।
कौन सा वाजिब है कि हम उसी से शादी करें? अल्लाह ताला की ज़मीन वसी है, ठीक। अल्लाह उस खातून को दूसरा शौहर मिल जाएगा, आपको दूसरी बीवी मिल जाएगी, ज़रूरी नहीं है। ये ख़ानदान में नहीं, बचपन में हमने तय कर लिया था कि अभी आया तो कुरान तो नहीं है। नहीं जनाब, वो एक खातून 40-42 साल की हमारे पास मसला लेकर आई, कहने लगे क्योंकि बचपन में शादी तय हो गई थी और वो लड़के ने कहीं और शादी कर ली, तो अब मेरी शादी कहीं नहीं हो सकती। मैंने कहा आप मुसलमान हैं? कहने लगे नहीं, हम तो शिया इस्नाशरी हैं। मैंने कहा आप मुसलमान और शिया इस्नाशरी हो, ये बातें दीन में कर रही हैं। अब मेरा कसूर नहीं, मेरे घर वालों का कसूर है। असल में सरकार इसमें जो 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 लोग बात करने वाले हैं वो ज़ाहिर है मैं नुमाइंदगी इस वक्त सबकी करूँगा। बनु हाशिम के घराने में हमें अक्सर शादियाँ जो हैं, चलिए वो तो दोनों मासूम ज़वात मुक़द्दसा हैं, वो तो हैं ही, लेकिन बाद में भी हम ये देखते हैं जनाब ज़ैनब के हवाले से बात कर लें, दीगर के हवाले से, वो सब आपस में हुई हैं। हाशमी ख़ानदान को हमारे ख़ानदानों से नहीं मिला सकते। हाशमी ख़ानदान अल्लाह ताला ने एक खुसूसियत के साथ आगे बढ़ा है। अल्लाह अकबर। बेशक। हम ज़वाहिर के पाबंद हैं, वो हस्तियाँ अपनी जगह पर हैं। क्या बात है। आया हम वो सोच कर के वहाँ पर तो कज़न्स में हम भी मना तो नहीं कर रहे, ठीक है, मना हम नहीं, कह रहे ब्लड टेस्ट करवा लेना। ठीक है। अगर दादा नाना दादी नानी में आँखों की डिजीज़ थी, स्टारगेट डिजीज़ के पहले, अभी तो माशाल्लाह जेनेटिक्स में इतनी चीज़ें आ गई हैं, हम लोग पता नहीं क्यों इल्मी लिहाज से बहुत पीछे हैं। बहुत इसलिए सारी बात। अहले बैत अलैहिस्सलाम, बनी हाशिम का ख़ानदान, उनका एहतराम, उनकी इज़्ज़त, जगह पर अल्लाह ताला ने उनको वो अज़मत दी है। हमें अपने हाथ पर ख्याल करना चाहिए, जैसे कि वो जो बच्चा थैलेसीमिया या हीमोफीलिया वाला आएगा वो ख़ुद भी अजियत में गुजरेगा। ठीक ठीक, चलिए जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। और उलमा की खासियत ही ये होती है किसी भी मौजू पर माशाल्लाह से जो है वो वाकई ऐसा सहर बांध दिया कि जो है सुनने वाले भी जो है बहुत जो है चाह रहे होंगे कि सिलसिला मुनक़ता ही ना हो। बिल्कुल, और सिलसिला मुनक़ता हम करेंगे भी नहीं, डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ेंगे। और इस सवाल हमारे सामने मौजूद है कि क्या इंसान के जीन में कोई तब्दीली आ सकती है, यानी जो इंसान के जीन्स चल रहा है उसमें तब्दीली आती है, और अगर आती है तो उसके असरात क्यों होते हैं और ये तब्दीली क्यों आती है? वरना तो हर शायर का बेटा शायर होना ज़रूरी है, फिर हर मुसव्विर का बेटा मुसव्विर होना ज़रूरी है, इसका और भी हर शेफ़ का जो है वो बच्ची शेफ़ होना ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, मेरा भी यही अच्छा, और हर एंकर का जो बेटा है उसका एंकर होना ज़रूरी है। देखें, असल में बात ये कि बात इतनी सादा भी नहीं है। जीन्स की अहमियत, जीन्स की मौजूदगी वो है अपनी जगह, मगर साथ साथ जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है वो कहलाता है जीन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, यानी कि उसके ऊपर बाकी का जो माहौल का क्या असर पड़ रहा है। इसकी आप मिसाल यूँ ले लें कि अगर ट्विन्स हैं, जुड़वा आइडेंटिकल, उसमें भी दो तरह के ट्विन्स होते हैं, एक नॉन आइडेंटिकल और एक आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल वो होते हैं कि पैदा तो साथ हुए मगर अलग हैं, जैसे ये भी सुना होगा एक लड़का एक लड़की है जी, हैं तो वो ट्विन्स, लेकिन ज़ाहिर है आइडेंटिकल नहीं। लेकिन एक आइडेंटिकल ट्विन्स वो होते हैं जो बिल्कुल यकसा, एक ऊपर से नीचे तक आप उनमें कोई फ़र्क नहीं कर सकते। उन दो ट्विन्स, मतलब ये स्टडीज़ की गई हैं बाकायदा, उनको मुख्तलिफ माहौल में रखा गया जी, और उसके बाद जब उनको देखा गया तो ये पता चला कि ज़ाहिरी बात है माहौल का फ़र्क पड़ा। अच्छा, तो जीन्स तो हैं अपनी जगह। जीन्स देखें, एक चीज़ होती है जो साख्त है, जो नज़र आ रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि नीली आँखें हैं तो उसकी भी नीली हैं, इसकी नीली हैं, आप कहीं पे भी रखें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है कि सूरज की रोशनी है और इसमें उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन वो रहेंगी नीली। सही। एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं आदतें या माहौल से जो फ़र्क ले, जो हम सीखते हैं, जो अडेप्ट करते हैं। यही मैं इजाफा करना चाह रही थी कि जो सलाहियतें होती हैं इंसान के अंदर, तो कहा जाता है इनको तो भाई विरसे में मिली है चीज़, वो बिल्कुल तो सही है, ये बिल्कुल वैसा ही होगा। सही है, मगर ये कि उसको वो माहौल, जैसे अगर मुझ में सीखने की एक खूबी है, मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन मुझे वो माहौल ही नहीं मिला कि मैं सीखूँ, तो वो खूबी जाहिर ही नहीं होगी ना मेरी। अच्छा, यानी वो बिल कुव्वा रह जाएगी, बिल फेल नहीं होगी, नहीं आएगी, पोटेंशियल रह जाएगा अंदर, बिल्कुल कहीं ना कहीं मौजूद है, उसको उभारने की ज़रूरत। हम अपने साथ, हम जब पढ़ते थे, हम देखते थे ना कि कुछ लोग होते थे जो 1 घंटा पढ़ते थे और सब सीख लेते थे, और कुछ बेचारे होते थे तो 6-6 घंटे पढ़ते थे, तब जाके वो सीखते थे जी। तो वो कोशिश तो हालांकि वो ज़्यादा कर रहे हैं, मगर वो ज़ाहिर है उनमें एक कुदरती तौर पे चीज़ थी। जहाँ तक आपने ये सवाल किया कि
तब्दीली तो अगर हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अल्लामा साहब ज़ाहिरी बात है कि उनकी मौजूदगी में मैं कह रहा हूँ, लेकिन जैसे हमारा एक बिलीफ है कि हज़रत आदम और हज़रत अव्वा से जो है हमारी नस्लें चल रही हैं, जी तो वो तो एक जैसे ही थे ना, अब तो हर एक उनके जैसा ही होना चाहिए उनकी नस्ल। जी मैं ये जी। बड़ा अहम तब्दीली सवाल है। कैसे आई? फिर ये अलग अलग शक्लें, फिर तो अलग ये- अलग मिजाज, यही- अलग ये ये- कहाँ जाके चेंज हो जाते हैं और जी। क्यों? जी, तो यही जेनेटिक्स है। वैसे देखिए, जेनेटिक्स में जो तब्दीलियाँ होती हैं ना, वो दो तरह से मेनली अगर हम ब्रॉडली बात करें तो दो होती हैं। एक तब्दीली वो होती है जो कुदरती होती है, जिसकी कोई वजह नहीं, बज़ाहिर कोई वजह नहीं है। सही जैसे जब डीएनए की हम बात कर रहे हैं या क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, जब वो रेप्लिकेट होता है, जब उसकी कॉपी बनती है, उस अमल के दौरान ज़ाहिर ये एक प्रोसेस है, तो वहाँ पे कुछ तब्दीली आ जाती है, फिर वो सही। तब्दीली मुस्तकिल हो जाती है, वो चलती चली जाती है। इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। म्यूटेशन की टर्म यूज़ की जाती है और साइंस ये में बहुत आ भी तब्दीली रही के है, लिए। अभी कोरोना के सही। हवाले जी। से भी म्यूटेशन की इस्तेलाह जो है बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। तो वो म्यूटेशन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, यानी खुदरती, खुद ब खुद। एक म्यूटेशन होती है जो कि इंड्यूस होती है, यानी कि जिसको जो हो जाती है वजूहात की बुनियाद पे। मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाता है कि भाई एक्सरे के सामने ज़्यादा ना जाओ, रेज जी। शुआओं के सामने ज़्यादा ना जी। हो, तो वो ये जो रेज हैं ये आपके डीएनए पे असर करते हैं डायरेक्ट, और जब जी। उस पर तब्दीली आएगी तो वो सही। तब्दीली आगे चलेगी। अच्छा, तब्दीली असल तब्दीली आएगी, अब या असल नाम की हकीकी तब्दीली? तब्दीली अब वो आएगी। तब्दीली आ गई है या नहीं आई नहीं कह सकते। तब्दीली से लोग हिरोशिमा और नागासाकी में जाके देखिए, जी, जी। असल तो हिरोशिमा असरात और देखे नागासाकी में जाके देखिए जो क्या हालात डॉक्टर ने बताया जी। एटम बम की वजह से असल में वहाँ परमानेंट तब्दीली आ गई। अच्छा तो ये जो तब्दीली है, देखें इस जैसे हम बात भी कर रहे थे ज़राअत के हवाले से, कुछ तब्दीलियाँ हम कोशिश करते हैं कि हो जाएं, तो हम उन फसलों पे ख़ास तौर पे, ज़ाहिर बात है कि इंसानों पे ये सब चीज़ें नहीं करते, लेकिन फसलों पे इन पे बहुत ज़्यादा तजुर्बात हुए हैं, जिसके अंदर हम रेडिएशन और ये सब चीज़ करके उनकी जेनेटिक साख्त को तब्दील करने की कोशिश करते, और फिर उसके बाद उसको देखते हैं कि उसके असरात किन कैरेक्टर्स पे पड़े और कैसे पड़े। तब्दीली अच्छाई के लिए भी हो सकती है, तब्दीली बुराई के लिए भी हो सकती है। अच्छाई जैसे मैंने कहा कि ईल्ड बढ़ गई, उसकी जो पैदावार है वो इजाफा हो गया, सही साल में 2 दफ़ा फसलें आ रही हैं। आजकल आप बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं, हमारे कराची यूनिवर्सिटी में बेशुमार घरों में साल में 2 दफ़ा आम आते हैं, मतलब वो वहाँ पे जो प्लांटेशन की गई थी शायद वो उस तरह की थी वो ब्रीड। अच्छा, जेनेटिक्स के हवाले से एक बात और भी कहूँ मैं अच्छा, आपको। एक सवाल ज़िम्नन आपसे जी। करता चलूँ कि बाद लोगों का ये ख्याल है कि ये जो गैर मौसमी फल आ जाते हैं, जी जो मसनूई तरीके से पैदा किए जाते हैं, ये एक सवाल है, जी वो मुज़र सेहत होता है कि मसलन दिसंबर में खरबूजा नज़र आ रहा है या जी। सारा साल आम नज़र आ रहा है, जी। तो वो यानी मसनूई तरीके से पैदा किया गया है, तो क्या वो नुकसानदेह? देखें, नुकसानदेह तो नहीं है, लेकिन उसमें ये बहुत मुमकिन है कि वो तमाम खूबियाँ मौजूद ना हो जो कि एक आम जो फसल होती है, जो तरीक़े से होती है। मिसाल यूँ दे दूँ कि उसमें जायका है, इसमें हो सकता है जायका वैसा ना हो, सही ठीक है, उसमें तवानाई है, इसमें तवानाई ऐसी ना हो, ये अच्छा। मुमकिन है। ऐसा नहीं है कि जहर बन गया या आप उसको नहीं कर सकते। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रीडिंग के ज़रिए, यानी कि ब्रीडिंग भी एक तरह से जेनेटिक्स का ही हिस्सा मैं ब्रायलर आपको कहूँ। मुर्गी का जो है जिक्र होता ब्रॉयलर है, मुर्गी आपकी देखें, आप ब्रॉयलर मुर्गी और देसी मुर्गी आप देखें तो तवानाई के लिए जब कोई बीमार होता है कहते हैं देसी देसी मुर्गी का मुर्गी सूप का, पिलाओ, जी। ये तो नहीं कहते बॉयलर का सूप पिलाओ। जी लेकिन ये और बात है कि हम इतने आदी हो गए बॉयलर के, अब देसी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। वो सच्ची खा के बात तो और बीमार हो जाता है आदमी। सच्ची बात तो यही है कि हम देसी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम असली कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो अब तब्दीली जो है वो इस तरह से आती, तो वो जो तब्दीलियाँ होती गई, अब मैं फिर वही बात करूँगा आँखों के रंगत की, कि मुख्तलिफ जो रंग नज़र आ रहे हैं वो तब्दीलियों की वजह से आए। तब्दीली ये हुई अगर कि सिर्फ रंग बदला तो वो तब्दीली बरकरार है, चल रही है। अगर खुदा न खास्ता तब्दीली ऐसी होती जिसमें आँखों की बीनाई जा रही है तो ज़ाहिर है वो एक बीमारी है, वो सही। फिर नहीं चल पाती। और सही। एक मज़े की बात आपको बताऊं, ये अल्लाह ताला का ख़ास रहम है हम पर कि ज़्यादातर बीमारियां ऐसी हैं जो उस वक्त तक ज़ाहिर नहीं होती। थैलेसीमिया, हीमोफीलिया की अभी अल्लामा साहब ने भी बात की, वो भी उन्हीं में आती हैं, जिसमें माँ और बाप से 2 जीन्स आ रही हैं, दोनों में वो ख़राबी हो तो होगी वरना नहीं होगी। अच्छा, जी। यानी कि एक में अच्छा। ख़राबी है और एक में नहीं है तो नहीं होगी। जी वो कैरियर तो कहलाते हैं, यानी कि वो लेके तो जा रहे हैं बीमारी, लेकिन वो बीमार है नहीं।
ठीक है। तो ये जो अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि शादी के लिए आप पहले से तय कर लें, तो उसकी वजह ये कज़न मैरिजेस की जो बात हो रही थी कि कज़न अगर हैं तो उसमें ये मुमकिन है कि इसमें भी एक जीन मौजूद है, इसमें भी है, लेकिन उसके वालिद की जो जीन आई वो सही थी, इसके वालदा की जो जीन आई थी वो सही थी, तो उनमें वो अलामत ज़ाहिर नहीं हुई। लेकिन जब इन दोनों की औलाद होगी तो अगर डिफेक्टिव जीन इधर से भी और डिफेक्टिव जीन इधर से भी आ गई तो उस बच्चे में ये अलामत जो है वो जाहिर हो जाएंगी, तो वो बीमार होगा। तो हम इनको कहते हैं रिसेसिव, यानी कि जो दोनों मौजूद होंगे तो होगा, वरना नहीं होगा। तो ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो रिसेसिव टाइप की हैं, और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कहलाती है डोमिनेंट, यानी कि एक में भी होगी तो वो जाहिर होगी। अच्छा। उसके लिए दूसरा नॉर्मल हो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। तो वो रिसेसिव और डोमिनेंट का ये एक सिलसिला है। तो ज़्यादातर बीमारियां कुदरत की तरफ से हम पर एक बहुत बड़ा इनाम है कि वो रिसेसिव बीमारियां हैं। अच्छा, कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वगैरह के हवाले से जो पैदाइश के 30 साल 25 साल 40 साल बाद जाहिर होती हैं। ठीक है। आप उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप तो बेबस हैं, यानी कि आपको पता ही नहीं कि इसमें है बीमारी या नहीं है। जैसे अब कोरोना की हम मिसाल ले रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अलामत तो जाहिर ही नहीं हुई लेकिन उसमें है वो, और जब तक वो सबको बांट चुका उसके बाद उसमें जाहिर हुई, लेकिन अब वो जो बेचारे जिन लोगों का एक्सपोजर हो गया उस कोरोना वायरस के पेशेंट से, उनमें है या नहीं है, फिर आपको हर एक को जा के देखना पड़ रहा है। सही। तो जेनेटिक्स के अंदर बहुत सिंपल 2+2 इतना भी नहीं है, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जिसको कंसिडर करना पड़ता है। जीन एनवायरनमेंट की मैंने आपको मिसाल दे दी कि बहुत बड़ी, कि इसमें एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा अमल दखल है। साइंस और मजहब का रिश्ता कैसे डिफाइन होगा, और हमारे दरमियान एक शख्सियत मौजूद है जिनकी जानिब हम बढ़ेंगे, जिनका साइंस से भी एक गहरा रिश्ता है और मज़हब से तो खैर बहुत ही गहरा रिश्ता है। उनको ये सवाल हम पेश करेंगे और वो उसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक मरतबा फिर आपकी दोस्त जी ना जी फ़ायज़ा कामरान जो है हमारे साथ मौजूद वीडियो है, लिंक पर मौजूद हैं, उनसे कलाम सुन लें और आप ही गुजारिश करें। जी फ़ायज़ा, बारगाह रिसालत मौद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत के फूल निछावर कीजिए। तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, बरआए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल, क्यों दिल पे मैं फिदा न करूं जान या रसूल, क्यों दिल पे मैं फिदा न करूं जान या रसूल, रहते हैं इसमें आपके अरमान या रसूल, रहते हैं इसमें आपके अरमान या रसूल, इस शौक में कि आपके दामन से जा मिलूं, मैं चाक कर रहा हूँ गिरेबान या रसूल, मैं चाक कर रहा हूँ गिरेबान या रसूल, दुनिया से और कुछ नहीं मतलूब है मुझे,
ले जाऊं अपने साथ में ईमान या रसूल। तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल। बर आए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और तमामी देखने वालों को यकीनन कि ये मौजू जो है बड़ा एक अनोखा और ख़ूबसूरत मौजू लेकर हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में, और दोनों हमारे पैनलिस्ट अपने ख़ूबसूरत अंदाज में इसकी वजाहत कर रहे हैं। अगरचे कि बहुत सारे सवालात हमारे भी जहन में हैं और मौजूदा जो सूरत हाल है उस हवाले से बहुत सारे सवालात जहन में हैं। तो क़िबला की जानिब एक बड़ा अहम सवाल। अच्छा, एक मैं भी पहले कर लूँ फिर आप कर लीजिएगा ज़रूर अपने ज़रूर सवालात, ज़रूर। क्योंकि ख़वातीन भी बड़ी तादाद में जो है फॉलो करती हैं हमारे तो वो मेरे प्रोग्राम्स, सवालात भी देख लेती हैं, कोई ऐसा जी। मसला नहीं है। नहीं, लेकिन ये सवाल जो मैं क्यों डॉक्टर साहब, डॉक्टर अगर मैं सवाल करूंगा तो खवातीन नहीं देखेंगी क्या? नहीं, लेकिन ये लेडीज फर्स्ट। ये जो है ना मेरी जीत हो रही है वैसे मुसलसल। डॉक्टर साहब की बात से ही जो है वो मेरे जहन में आ रहा था, जैसे इन्होंने अभी इरशाद फरमाया कि पहले से ही पता लगा लेते हैं, मतलब विलादत से कबल आजकल ऐसा होता है कि भाई आया कि लड़का है या लड़की है। तो अल्लामा साहब से मेरा सवाल है बहुत ही मुख्तसर सा कि अल्लामा साहब दीन की रूह से क्या है कि अगर पता लगा लिया जाए तो इसमें कोई कबाहत नहीं है या नहीं पता करना चाहिए? देखिए, शरीयत ना इस पे मना नहीं करती है। अच्छा, कि आप सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड करके बच्चे के बारे में ना मालूम करें, लेकिन हमारा माशरा जो है ना वो खुले जहन का माशरा नहीं है। सही सही। ख़ासकर अगर इंडिया में कोई ये प्रोग्राम देख रहा हो तो वो तायीद करेगा। अगर पता चल जाए कि लड़की है, जी जी, माँ वैसे डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी जी और बाप परेशान हो जाएगा जी, और सास ससुर पता नहीं क्या करेंगे। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे। तो ऐसी सूरत में हम कैसे सजेस्ट करें कि आप करा लीजिए? अब तो सरकार पाबंदी लग गई है, कानून भी आ गया है। वो अपनी जगह पर है, लेकिन जहाँ पर ट्रैफिक लाइट की पाबंदी कोई नहीं करता है तो वहाँ पर उस कानून को क्या करेगा? हमें इस बात को समझना होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हमें दे वो हमारे लिए बेहतर है, और इस मामले में बेहतर ये है कि ऐसा टेस्ट ना करवाया जाए। और बाद जगह जैसे डॉक्टर साहब ने बताया गया बेटी है बेटी है बेटी है और उसके बाद आखिर में बेटा आ गया। तो ये चीज़ें भी अपनी जगह पर मौजूद। ठीक। सही। अच्छा, एक और बात भी अगर ये हमारी बहन ने बात करी ली है तो अगले सवाल से पहले ये जोड़ दूंगा, ये भी हमारे यहाँ सरकार एक बड़ा मामला है कि अगर कहीं बेटियाँ हो जाएं तो लोग उसका जिम्मेदार माँ को ठहराते हैं और कहते हैं जी चूँकि बेटा नहीं हुआ तो हम जो है वो दूसरी शादी करेंगे। इस बारे में क्या इरशाद फरमाएंगे आप शरीयत के एतबार से? देखिए, जहाँ तक दूसरी तीसरी चौथी शादी का मसला है उसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक ठीक हो गया। वो बहाना बना के करने चाहता है हाँ, तो वो फिर वैसे कर एक ले। अलग बात। देखिए, बेटी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, बेशक। और बेटी के लिए खुद कुरान मजीद में है कि जाहिल अरब जब उनको कहा जाता है बेटी पैदा हुई कि उनके चेहरे मुस्वद्दा सियाह हो जाते थे, अरे बेटी पैदा हो गई। इस्लाम ने आके बताया कि बेटी जो है अल्लाह ताला की रहमत है। बेशक, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसके घर 3 बेटियां पैदा हो जाएं उसको जन्नत की बशारत दे दो। वाह वाह। अब जन्नत चाहिए नहीं चाहिए? इन 3 बेटियों की परवरिश करो, इनको पाल पोस के अल्लाह रसूल और अहले बैत का चाहने वाला बनाओ, इनको बापर्दा बनाओ, इनको बुरी आदतों से बचाओ, ये तुमको जन्नत ले जाने वाली है। सुभान अल्लाह। ये कौन सा दीन है? सुभान अल्लाह। वो हिंदू दिमाग निकाल दें। सही बात। हमारे जहनों में अभी हिंदू सबकॉन्शियस में बैठा हुआ, उसको निकाल दें। बेटी रहमत है, और ये याद रखें शादी के बाद बेटा जो वो किसका होता है मैं नहीं कहता, लेकिन बेटी अपने बाप की होती है। वाह 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 हमेशा वाह। वो अपने बाप का ख्याल रखती है, और अगर नहीं ख्याल आता तो हज़रत फातिमा ज़हरा से क्या बात है, क्या बात है, सलामत है। जहाँ शौहर की खातिर तवाज़ो, बच्चों की खातिर तवाज़ो, बाबा का ख्याल वाह इस तरह से रखा कि बाबा ने उन्वान दिया
उम्मे अबीहा, अबीहा। कि अपने बाबा की भी क्या माँ कहना है, हो गई। वाह, क्या सुभान कहना? डॉक्टर अल्लाह। साहब ने नुक्ता दीन और साइंस के बारे में अर्ज किया था कि जी हाँ। इजाज़त हो तो मैं जी अर्ज जी करता बिल्कुल चलूं। यही। देखिए जितने भी उलूम है ना, ये सब दीन के सपोर्ट में है, कोई भी इल्म दीन के अगेंस्ट में नहीं है, ठीक है। सही। ठीक है। लेकिन हम हर इल्म को कुरान मजीद से निकालने की कोशिश करें, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। मैं नहीं कहता कि नहीं है, अच्छा, लेकिन अब मोबाइल कैसे इस्तेमाल किया जाए? मोबाइल इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं है, मोबाइल काम कैसे करता है सही। न डॉक्टर साहब बता सकेंगे ना आप बताएं। हम्म। जब जिससे पूछे वो मौलाना वो आईसी होता है, आईसी के अंदर सिलिकॉन होता है और सिलिकॉन प्लस माइनस, मैंने कहा ये सब कहने की बातें, हकीकत क्या है? इसी तरह कुरान मजीद के अंदर सब कुछ है। जब साहिब इल्म लदुनी तशरीफ लाएंगे, क्या बात। वाह, वो इंसानियत को कुरान के अंदर से उलूम निकाल के देंगे। क्या बात। क्या बात। हम उलमा और मौलवी हजरात को किसी भी साइंटिफिक रिसर्च के फौरन पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो साइंस इस्लाम कह चुका, इस्लाम अपनी जगह पर हकानियत है। साइंस की उस बात से, डॉक्टर साहब की बात सोने के पानी से लिखी जानी चाहिए कि आप हर साइंसी तहकीक के पीछे इस्लाम की बात लेकर मत पहुँचिए। हुआ चंद साल पहले, 10-12 साल पहले एक रिसर्च आई कि मर्दों के लिए गोल्ड क्या नुकसान रखता है। जी 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 जी। ठीक है, हम ये मैगजीन वगैरह पढ़ते रहते हैं और बिलाखिर चाहते हैं कि हमारा वो मेडिकल का जो जहन है वो थोड़ा बाकी रहे। वो हम शुरू हो गए मजलिस में, अच्छे खासे पढ़े लिखे, जी जी। देखें इस जर्नल ने कह दिया, ये साइंस का जर्नल ये कहता है, इस्लाम ने इस्लाम ने तो 1400 साल पहले नहीं, 14,000 साल पहले वो भी इस्लाम था, बिल्कुल बिल्कुल सब बिल्कुल, बता बिल्कुल। दिए। चंद साल बाद पता चला कि ये रिसर्च जो थी वो नाकिस थी। बताइए। अब आप कहाँ जाएंगे? वो सा- इसलिए हम अर्ज़ करते हैं कि न कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के हालात को देखकर शुरू हो जाए, आखिर ज़मान आ गया, आखिर ज़मान आ गया, बस इमाम मेहदी तशरीफ़ लाने वाले हैं, सब ख़त्म हो गया, हज बंद हो गया, नमाज, उनके अलामात हैं, उनका ज़माना है, उन अलामात के साथ वो तशरीफ़ लाएंगे। और न ये शुरू कर दें कि जनाब बस कोरोना वायरस है तो इंसान ने इसको हल कर दिया और साजिश हो गई। देखें हमारे यहाँ 9/11 जैसी नकली चीज़ हो गई जी जी, तो बाकी सब हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। अब बड़ा अच्छा जो है वो चूँकि मौलाना ने खुद बात छेड़ दी और चूँकि बात ज़्यादा हो रही है तो हो सकता है हम बात ज़्यादा कर लें, हम लिंक कम ले लें, हम बात जी। ज़्यादा कर लें। दोनों साहिबान से मुझे इस पर राय लेनी है। कोरोना वायरस बनाया गया है या अल्लाह की तरफ से? देखिए कायनात में जो चीज़ भी है वो अल्लाह की तरफ से है। ठीक। अब आया इसके बनाने में, जिसको हम इन्वेंशन कहते हैं, क्या अल्लाह के किसी वायरस को लेकर फैलाया गया है? यही ठीक है या नहीं? मैं समझता हूँ कि दाल में कुछ काला है या काले में कुछ दाल है। ठीक है जी, ठीक है। ये अभी मौलाना ने अपनी राय दी है, हतमी बात ज़ाहिर है कि कोई भी नहीं कह सकता। इसी सवाल को हम जेनेटिक्स के उन्वान से समझने की कोशिश करेंगे और डॉक्टर साहब की जानिब जाएंगे। सरकार ये इरशाद फरमाइए, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये जो कोरोना वायरस दुनिया में फैला है, ये फैला नहीं, फैलाया गया है। वबा बेशक के अल्लाह की तरफ से होती है, आती हैं और तारीख़ में आई भी हैं, बहुत सारी वबाएँ आई हैं। उनके अपने कुछ हक़ाइक़ होते हैं, मुहर्रिकात असबाब होते हैं, अल्लाह आज़माता भी है। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये वायरस कुछ मज़मूम मकासद के लिए फैलाया गया है और इसकी बुनियाद वही जेनेटिक्स है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? और इस तरीके के अमराज आपने कहा कि पहले भी थे, आए, तकरीबन कितने अरसे में ख़त्म हो गए, ज़रा ये भी वजाहत फरमा दीजिएगा। देखिए असल में एक और अलमिया हमारे साथ ये हो रहा है कि साइंस की जब हम बात करते हैं या रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो वो कई सालों, बल्कि बाज़ चीज़ों में तो कई डिकेड्स चले जाते हैं रिसर्च करने में। हम चाह रहे हैं कि कोरोना के ऊपर हम 2 महीने 3 महीने में सब कुछ करके लोगों के सामने रख दें, ठीक, जो कि नामुमकिन सी बात है। ठीक जी, हर शख्स जो भी इसके ऊपर बात कर रहा है वो ज़ाती तजुर्बे या फिर जो कुछ वो पढ़ता है, देखता है, सुनता है, उसकी बुनियाद पे बात कर रहा है। कोरोना के हवाले से भी अभी मैं रीसेंट रिसर्च पेपर्स वगैरह देख रहा था, आर्टिकल्स देख रहा था। देखें ये बात तो तय है कि बहुत से लोगों ने शकूक व शुबहात का इज़हार, लोग क्या मुल्कों ने एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया, चाइना अमेरिका पे करता है, अमेरिका चाइना पे कर रहा है कि भाई आपने बनाया, फलां किया। और
माजी में ये होता रहा है, और ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर एक बड़ी नॉन टर्मिनोलॉजी है, दुनिया में इस्तेमाल होती है, जो कि बड़ी, अगर आप मुल्कों के हिसाब से देखें तो जो ये इस्तेमाल करेगा वो बड़ा फ़ायदे में रहेगा दुनियावी लिहाज से, कि उसको हर चीज़, हर सामान वहाँ पे एज इट इज़ उसको मिल जाएगा, माँ सिवाय वहाँ के इंसानों के। तो उससे अच्छी क्या बात है, यानी कि आम जंगों में तो जाके तबाही होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, तमाम चीज़ें नुकसान होता है, उसके बाद जाके कुछ चीज़ें हासिल होती हैं। तो ये तो है कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर गरीब किस्म की बात है। जी हाँ, बड़ी। तो ये तो है। मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था उन्होंने, ज़ाहिर बात है फिर वही बात आती है कि साइंस अपने जो औजार, जिनको हम कहेंगे जो टूल्स हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करेगी। तो उन्होंने मॉडलिंग का इस्तेमाल किया, और मॉडलिंग देखकर उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि जो करोना वायरस की जो जेनेटिक मेकअप है वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। अच्छा। तो उस पेपर के हवाले से अगर आप बात करें, उस रेफरेंस से, तो ये कुदरती चीज़ है, कुदरती चीज़ उस हिसाब से ये बन नहीं सकता, ये बना, हाँ, मॉडल नहीं बन सक रहा, तो इसका मतलब है कि बनाया नहीं गया ये। अच्छा, ये कुदरती है। अच्छा, तो फिर आपके ख्याल से ये कुदरती, यानी ये कैसे फैला, जो कुछ कहानी है वो सही है? आप सवाल को दो हिस्सों में कर लें, एक बनाना है, एक फैलाना है। हाँ, ये सही है। डॉक्टर साहब की बात हम 100% कबूल करते हैं, बनी तो कुदरती है, ठीक है। आया उस बने हुए को फैलाया गया, ये फैल गया। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने पहले भी शायद अर्ज़ किया था कि करोना वायरस जो है ना, ये करोना फैमिली है बेसिकली, और करोना जो है वो, जो टर्म का अगर आप मफहूम निकालें तो वो ताज, क्राउन के हिसाब से है। तो उस पर जो वायरस है उसके ऊपर भी ऐसे, वो जैसे ताज के ऊपर नोकें निकली हुई होती हैं, वो इसके ऊपर भी ये, तो इसीलिए इस फैमिली का नाम करोना वायरस। अच्छा, ये वायरस जो है वो आया है, जो स्टडी की गई है उस हिसाब से, उसमें आया है ये चिमगादड़ों से। अच्छा। और वो चिमगादड़ों के बारे में उनका ये कहना है कि वो पहले किसी और जानवर में गया जी, और फिर उस जानवर को जानवर से इंसान में आया, चाहे वो खाने से आया या उसके अतराफ़ में रहने से आया, जो भी कुछ है, बहरहाल ये इसके बारे में कहा जा रहा है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हुआ था, नहीं हुआ था। असल में बात फिर यही आती है कि ये जिस तेज़ी से फैला है, इसका किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था, ठीक है, और अभी भी अंदाज़ा नहीं है लोगों को। अभी भी हम, बिल्कुल, अभी भी हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो मफरूज़ों पे, या जो हमारे पास जितनी मालूमात हैं हम उसकी बुनियाद पे बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल मैंने अभी फिर देखा था, जो हमारे पाकिस्तान के ही कुछ दो लोगों ने, एक IBA के थे और एक और थे, उन्होंने वही मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग इस्तेमाल करके ये देखा था कि अगर हिफाजती इंतज़ामात और ये सब चीज़ों पे नहीं अमल हुआ तो मई और जून के दरमियान तकरीबन 90% आबादी को कोरोना के मर्ज, यानी कि कोरोना का वायरस इन्फेक्ट, हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ये मॉडलिंग की मैं बात, ये प्रिडिक्शंस होते हैं, ज़ाहिर ये हसल तो अल्लाह ही जानेगा, ये तो एक वो होता है। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको कि देखें, पॉजिटिव आ जाने का मतलब खुदा ना खास्ता ये नहीं होता कि बस अब इख्तिताम हो गया आपका। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि आप में वो जरासीम हैं। सही। अब उन जरासीम के होने के बाद क्या अलामात होंगी वो हर शख्स में अलग अलग हो सकती हैं। सही। किसी में कम होंगी, किसी में ज़्यादा होंगी, किसी में बहुत ज़्यादा होंगी। सही। पहले ये कहा जा रहा था कि गर्मी, सर्दी और इस तरह की बात की गई थी, और वो भी साबित नहीं हुई, असरअंदाज होता है, साबित ऐसा सच नहीं। वही बात है कि ख्याली बातें। अब देखें, एक बात ये कही गई कि भाई आपके पाकिस्तान में अमवात की शरह कम है, इंडिया में शरह की अमवात की शरह कम है, लेकिन यूरोप और अमेरिका में बहुत ज़्यादा, हज़ारों की बात है, रोज़ के हज़ारों की बात हो रही है। तो क्या वजह है? तो अब लोग उसकी वजूहात ढूंढ रहे हैं। देखें, अब फिर वही बात है, साबित होना है इसको। मिसाल के तौर पे, एक जैसे ये आप बात कर रहे थे टेम्परेचर के हवाले से कि क्लाइमेट अगर गर्म होगा तो वो नहीं होगा जी। देखें, इसका किसी हद तक तो आप साइंटिफिकली मैं बात करूं, जो पिछली रिसर्च के हवाले से देखते हुए, कि हाँ उसका किसी हद तक असर पड़ सकता है। क्या? मिसाल के तौर पे वो ये कि जरासी, ये जो वायरस है वो बग़ैर किसी सेल के बहुत अरसे तक बाहर एज इट इज़ नहीं रह सकता, वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। उसको किसी न किसी जानदार खलिए में घुसना ज़रूरी है, अपनी आप को ज़िंदा रखने, ज़िंदा से मुराद है रेप्लिकेट करने के लिए, बका के लिए। जब गर्म माहौल होगा तो उसके डिस्ट्रॉय होने का, तबाह होने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।
ये साबित है। ये तो यकीनी बात है। आपको कह रहे हैं ना कि गर्म पानी पियो, भांप जी, लो, जी। ये सारी बातें ये उसी के लिए हैं सही। कि वो या जैसे हम साबुन के इस्तेमाल की बात करें तो साबुन क्या करता है, साबुन जो है बेसिकली उसको आपके स्किन से डिटैच कर देता है, उसको मारता नहीं है सच डायरेक्ट। ठीक सही। है। आप धोएंगे 20 सेकंड में वो साबुन आपके हाथों से निकल, वो सरफेस टेंशन रिड्यूसर है साबुन, ठीक है, सही। तो वो इसके निकल जाएगा, या लिपिड उसकी रिजॉल्व हो जाती है, इस तरह से होता है। तो ये जो चीज़ है कि गर्म माहौल में क्या होगा, कोरोना कम होता है ज़्यादा होता है, ये भी एक बात है, उसको फिर वही बात है साबित करना होगा। सही। दूसरी बात है कि एक और चीज़ है कि भाई साउथ एशिया में कम क्यों है, एक मफरूज़ा आया, अगर फिर उसको साबित होना वो ये कि हम लोगों ने हमारे जो ममालिक हैं इनमें BCG की वैक्सीनेशन कंपलसरी है, पैदा होते ही बच्चों को BCG का वैक्सीन कर दी जाती है। अच्छा, BCG भी जो है वो भी वायरल इन्फेक्शन है, तो अब कोरोना भी वायरस है। तो एक ख्याल ये है कि वो जो उसकी जो इम्यूनाइजेशन की गई थी, वैक्सीनेशन की गई थी, तो उसके नतीजे में जो एंटीबॉडीज़ बनी थी या जो चीज़ मुदाफ़ियत हमारी बॉडी में बन गई थी सही। वो इसके ख़िलाफ़ भी काम आ रही है। अच्छा। अच्छा, हमारे कंट्री में भी हमारे यहाँ BCG कंपलसरी था। ये बड़ी सही। अहम हमें बात भी है। नहीं। सही। ये भी स्टडीज़ हो रही हैं, मतलब मैं आपको ये खुद से नहीं बता रहा हूँ, ये तो मैं पढ़ता हूँ, जो लिटरेचर में सही। आजकल नज़र आ रहा है वो सारी। तो अब मगर इस पर साबित होना है फिर। अच्छा, सही। फिर एक बात शुरू हो गई थी कि जो हम रेसोचिन नाम होता था दवा का, जी हाँ। जी जो मलेरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती थी, जी। तो अब वो एक शुरू हो गया कि भाई वो इसके लिए बड़ी कारामद है, साबित फिर नहीं हुई है अभी तक, सही। ख्याल है। मगर क्योंकि एक चीज़ होती है ना हमारे यहाँ भी कि टोटका कोई भी सुन लिया कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, फ़ौरन सब शुरू हो जाते हैं, होगा नहीं होगा अल्लाह मालूम। सही। तो इस लिहाज से अभी बहुत क़ब्ल अज़ वक्त है ये बात कहना कि क्या बनाया गया था कोरोना वायरस या कुदरती तौर पे था, उसको मौका मिल गया तो वो फैल गया। ये ज़रूर है, जेनेटिक्स के हवाले से मैं आपको बात बता दूं कि जेनेटिक्स की रिसर्च के लिए बड़े सख्त क़वाइद हैं। हर अच्छा। लैब में हर काम नहीं कर सकते आप। सही। जेनेटिक्स में 2+2 4 होना ज़रूरी नहीं है, सही। नताइज कुछ भी हो सकते हैं। मिसाल मैं आपके दूं, जो किलर बीस कहलाती हैं, जो जंगलों में ख़ास तौर पे हैं, जो अमेरिका और यूरोप में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये कहा जाता है ये लैब से फ़रार हुई हुई हैं। लैब में अच्छा। तजुर्बात हो रहे थे, अच्छा। वहाँ से निकल गई एक दो, अब उन्होंने अपने आप को फैला दिया। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये HIV के बारे में भी लोगों का यही ख्याल है जी। कि तजुर्बात होते थे और शायद उस दौरान कुछ हो गया। इसमें एक बात ये भी होती है कि बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं, बाद में पता चली। अच्छा, हमारे मुल्क में जेनेटिक्स की कितनी लैब हैं? देखें, लैब्स तो हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में लैब्स हैं, और जेनेटिक्स वहाँ पे ऐसी चीज़- एहतियाती तदबीर पूरी है ना, कोई ख़तरनाक चीज़ तो बाहर नहीं निकलेगी। नहीं, देखें फिर वही बात आती है, आप काम क्या कर रहे हैं, आप मैंने कहा मैं अपने किस- लिए किस तो- नौयत का काम कर रहे हैं, ठीक है। इस पे बहुत फ़र्क होता है। ये जो बात आप कर रहे हैं ये हाईटेक किस्म के या बहुत ही एडवांस लेवल के क्योंकि जो आप काम खुद है। जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में हैं तो, और वहाँ के हेड हैं। जी तो हाँ, मगर इसलिए- जैसे अब मैं वायरस की बात करूँ, वायरस के ऊपर रिसर्च करने के लिए बाकायदा अलग तरह का उसका रिक्वायरमेंट होती है, अलग अपरेटस होता है, अलग हुड होते हैं, सब सही। कुछ होते हैं। तो हर लैब में हर चीज़ मौजूद नहीं होती, मैसर नहीं होती। तो अभी इस रिसर्च के लिए कोई ख़ास यहाँ पे लोग रिसर्च कर रहे हैं, हमारी कराची यूनिवर्सिटी में भी कर रहे हैं, उसके अलावा ये कि डाउ यूनिवर्सिटी वाले भी कर रहे हैं, बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं दुनिया भर में। देखें ये तो हॉट टॉपिक है ना, जी। तो दुनिया भर इस वक्त इस पे रिसर्च कर रहा है, और हर एक ये चाह रहा है कि इसकी वजूहात, इसका इलाज, ये सब दरियाफ़्त कर लें। और ज़ाहिर है आज जो दरियाफ़्त कर लेगा या जो वो इसके हीरो बारे होगा में पूरी बताएगा, दुनिया वो का। तो दुनिया के लिए, एक इंसानियत के लिए एक बहुत बड़े खिदमत होगी उसकी। सही। जो फ़वाइद, दूसरे दुनियावी फ़वाइद, वो तो है ही हैं, वो अपनी जगह है। सही। तो इस वक्त हम बहुत अर्ली स्टेज में हैं, अभी वक्त लगेगा किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए। जी। हर जगह लोग मुख्तलिफ तजुर्बात की बुनियाद पर, मुशाहिदात की बुनियाद पर चीज़ें बता रहे हैं, कर रहे हैं। इतने आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कोरोना के हवाले से आजकल कि आप सोच नहीं सकते। अरे पढ़ पढ़ के लोग सही। थक गए, अब तो आजिज आ गए, लोग कह रहे हैं कुछ और करो ना, अब खुदा उनको के तो वास्ते हल्की कुछ सी और जो है करो। ये वो साइंस खांसी भी मैगजीन्स होती है में तो भी। उनको सुन के लग रहा है कि वही हो रहा है, बिल्कुल, लोगों को जो जरा है सा कुछ सरकार वहम हो गोली से नहीं गया डर रहे, है। ठीक से डर जी। रहे हैं। नहीं, असल में अब कोरोना के मरीज़ कम है, कोरोना के स्पेशलिस्ट ज़्यादा हैं। वाह 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 वाह। कोरोना के मरीज सही। कम है, कोरोना के स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट ज़्यादा स्पेशलिस्ट की हैं। बात हो गई, खाने की स्पेशलिस्ट जो है वो वो कह रहे थे हमारे कोई साथ- चीज़ भी हतमी नहीं है, तो वहाँ कुछ हतमी सही। हुआ या नहीं, पूछे जी, रिसर्च हो रही है अभी या जो है वो हो गया।
तैयार हो गई है कढ़ाई। सही। ठीक है, रिसर्च नहीं हो रही इस पर, ये रेडी है बिल्कुल। इसमें हमने आखिर में क्रीम शामिल किए है, हरी मिर्चें शामिल किए, हरा धनिया शामिल किए। एक चीज़ मैं बता दूं इमरान भाई कि हरा धनिया जो हम मुझे भी इस्तेमाल, बता दें। अच्छा हिरा आपको भी बता दी। जी। असल में इमरान भाई को सीखना है, तो अरे इसको आपने तो तो आता है सीखा हुआ ना। जी। है, आपने तो सीखा हुआ है, इनको जी। सीखने का बहुत शौक है। अच्छा, सही। हरा धनिया जो हम इस्तेमाल करते हैं, हरे धनिया में ये 2 तरह के पत्ते होते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा। एक हरे धनिए का ये पत्ता होता है, सही है। एक हरे धनिए के अंदर इन्होंने एक और अलग किस्म की, इसका वेट गेन करने के लिए इन्होंने एक ग्रास टाइप की चीज़ शामिल की हुई है। तो बास दफ़ा ऐसा होता है कि ख़वातीन जल्दी में उसकी कटिंग करती हैं और उसको ऐसी धो के और शामिल कर देती हैं। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी एहतियात करें। इस तरह की अगर आपको धनिए के अंदर कोई चीज़ महसूस हो या आपको लगे कोई अलग से एक चीज़ ग्रास टाइप की है इसके अंदर, तो आप उसको हटा दें और उसके बाद शामिल करें, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। ठीक है, सही सही। अच्छा हम इसको यहाँ पे सर्व कर देते हैं। वाइट कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। हरी मिर्चें और हरे धनिए के साथ आखिर में इसमें हमने क्रीम शामिल की थी। सही। अच्छा, क्रीम आपने तैयार करने के बाद ऐड की? जी बिल्कुल, जब इसको बिल्कुल कढ़ाई तैयार हो गई तो सही। आखिर में हमने इसको सिर्फ क्रीम को शामिल करना है। सही। अगर आप पहले इसमें शामिल करेंगे तो वो एक तो कढ़ाई के किसी भी बर्तन में हम पका रहे हैं तो वो चिपक जाएगी। सही। और वो सही तरीके से उसमें मेल्ट नहीं होगी। ठीक है, सही। चलें जी, ज़बरदस्त सी जो है ये वाइट कढ़ाई तैयार हो गई है। लेमन इसमें चाहें तो आप ऊपर से शामिल कर सकते हैं, चाहें तो आप इसके ऊपर सर्व कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन भी हो गई है मिट्टी के बर्तन में जो है इसकी कूंडे में। कूंडे में। सही। इसमें दही भी जमानी है। जी, दही भी जमानी है। समोसा भी बनाना है जी, आपको? समोसा भी बनाना है समोसा तो अब इंशाल्लाह। बनाना ही पड़ेगा आपको, बहुत रिक्वेस्ट आ चले रही है मैं समोसा। सहरी के अंदर आपको समोसा खिला भी वो देती हूँ। इफ्तारी में खा लेंगे ना, हाँ, कोई आप बात नहीं, बना मैं दीजिए। आप सिखा- बनाना तो सिखाएं। बिल्कुल सही है, ठीक ठीक है, है, इंशाल्लाह फिर ज़रूर। इंशाल्लाह ताला हम ट्राई करेंगे उसको घर पे, क्योंकि बिल्कुल। अच्छा पैटीज की भी फरमाइश आई है भाई। पेटिस जी, पेटिस भी ज़रूर बनाना सिखाएंगे। हम सबको तो सबीन वैसे खिला ही चुकी हैं, अब जो है बनाकर सबको भी आप। असल में इसकी बेकिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है और इसकी जो जैसे पिज़्ज़ा की एक डो होती है उसको हमें टाइम देना पड़ता है, तो उसका टाइम इंशाल्लाह ऐसा करेंगे कि पहले से हम उसको रेडी सही, करके रख हाफ लेंगे। डन करके जो है वो भी हाफ बता डन नहीं होगी, सकते हैं। वो बेक करनी पड़ेगी, लेकिन कोई छोड़ना बात नहीं नहीं, है। हम आपको समोसे सिखा देंगे, सही। पेटिस भी सिखा देंगे। चलें It's okay। चलें चलें जी, जी, डन हो गया। समोसा बना समोसे लेंगी जो वो। है वो बना देंगी, आप खा लीजिएगा फिर समोसे भी। फायजा कामरान हमारे साथ मौजूद है। ज़रूर जनाब, फ़ायज़ा कामरान के कलाम को शामिल करेंगे प्रोग्राम में वीडियो लिंक के ज़रिए। फ़ायज़ा कामरान, मैं एक नात अब पेश करना चाहूँगी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दिलो निगाह की दुनिया नई हुई है, दिलो निगाह की दुनिया नई हुई है। दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया
ओए सर उठाए जो चला जा रहा हूँ जाने बेखुल्द, ये सर उठाए जो चला जा रहा हूँ जाने बेखुल्द, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। कलाम पे जाने से पहले डॉक्टर साहब गुफ्तगू किचन पे हो रही थी, और किचन में जो है वो उन्होंने सबीन ने कुछ बताया चीज़ों को कि ये हो तो ऐसे नुकसान दे। अच्छा, हम जब जीन्स की बात करते हैं तो हम ग़िज़ा के लिए जो गोश्त इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उसकी भी जांच हो सकती है कि जी ये हलाल है या नहीं है? उसको हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो ज़र मुबादला का एक बहुत बड़ा ज़रिया और वसीला है, क्योंकि उसकी बड़ी मार्केट है, बड़ी डिमांड है गोश्त की। तो क्या ये इन चीज़ों को चेक किया जा सकता है जेनेटिक्स के ज़रिए? देखें, जेनेटिक्स के ज़रिए डायरेक्टली तो आप ये नहीं कर सकते तय कि ये हलाल हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन किस जानवर का था ये तय हो सकता है। ये ज़रूर तय हो सकता है, और ये होता है, और दुनिया भर में आजकल यही तरीका राइज है। मिसाल के तौर पे मैं आपको दूं कि अगर आप बकरे को आप एक्सपोर्ट करें, बकरे का गोश्त तो आपको नज़र आ रहा है बकरा जा रहा है सही या कुछ और जा रहा है, लेकिन जैसे अगर आप उसको प्रोसेस कर लें, गोश्त की फॉर्म में भेजें, सही तो किस चीज़ का गोश्त है आपको क्या पता। और हो रहा है हमारे हो मुल्क रहा में है, खुद कितना आपने देखा कि गधा भी जा रहा है, कुत्ता भी चल रहा है, हर तरह का जी, जानवर है। इसी तरह फ़िश की मैं बात करूं तो फ़िश जो है वो हम देख के, आजकल भी मार्केट में होता है कि भाई ये रहू है या ये पापलेट है या फलां है, ये जो है वो हम अंदाज़ा लगाते हैं, मॉर्फोलॉजी जिसको हम कहते हैं। लेकिन जब उसके फिले बन जाते हैं, कट जाती है वो, तो वो कौन सी मछली है वो आप नहीं बता सकते। सही तो अब अगर आप वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिलेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या पता है कि वो कौन सी मछली। तो ये हमारे यहाँ हुआ है कि बहुत सारे ममालिक जो इंपोर्ट करते थे, उन्होंने जब इंपोर्ट किया और जब उन्होंने वो चीज़ टेस्ट की तो पता चला जो चीज़ लेबल हुई हुई है वो चीज़ नहीं है, कुछ और है। कुछ और भी वजूहत थी कि सफाई और ये वो, तो इस वजह से हमारे इस पर पाबंदियाँ भी लगी थी, लेकिन बाद में खैर अब वो उठा ली गई। तो वो भी जेनेटिक्स के ही ज़रिए हम तय कर सकते हैं कि भाई ये कौन सी मछली है। अच्छा, वो आसानी से हम बता सकते हैं कि ये वाली मछली फ़लाँ है, ये वाली मछली फ़लाँ है। सही। चाहे गोश्त भी हो तो हम बता सकते हैं कि भाई ये शीप का है, गोट का है, काऊ का है, ये हम आराम से। अच्छा, genetics लेकिन से ज़रिए- जो सवाल जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ये है कि जैसे बहुत सारे ममालिक में तो झटके से यानी काट देते हैं ना एकदम से, वो तो मना है, हराम है शरीयत में। यानी अगर गाय का गोश्त भी आपने उसको ज़िबा सही तरीके से नहीं किया तो हराम हो गया। जी हाँ। अच्छा, अब ये इस हलाल चीज़ क्यों हराम हो जाती है, ये फिर एक साइंस का मौजू है कि ज़बिये का तरीक़ा शरीयत ने बताया, क़िबला बैठे में, कि अगर आप पूरी गर्दन एक साथ काट देंगे तो जो चीज़ हलाल है वही हराम हो जाएगी। और जब खुदा ने कहा कि हराम हो जाएगी तो ज़ाहिर नुकसानदेही होगी ना, जब तो क्या मतलब ये पता चल सकता है कि इसको जो ज़िबा किया गाय का है, लेकिन ज़िबा जो किया गया है वो जायज़ तरीके से हुआ है या उससे कुछ इम्पैक्ट ऐसा आ जाता है गोश्त पे कि हम पता लगा लें? देखें, एक चीज़ तो ये होती है कि जब कोई जानवर स्ट्रेस में जाता है या कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं तो केमिकल्स जो हैं बॉडी के अंदर वो रिलीज़ होते हैं, और उसकी वजह से टेस्ट में भी फ़र्क आता है। जो आप बात कर रहे हैं ना कि हलाल चीज़ भी जो है अगर आपने गलत तरीके से की, जैसे गाय को आपने अगर झटका दे दिया या उससे एकदम यकमुश्त उसकी गर्दन काट दी तो वो हराम क्यों हो गई। तो अल्लामा साहब ज़ाहिर है इसके ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, लेकिन मेन मकसद जो है वो खून हराम है हमारे। ठीक, इस्लाम में खून जो है वो हराम है। जब आप एकदम काटते हैं किसी की गर्दन तो वो होता है कि वो खून, दिल रुक जाता है। जितना खून जो है वो गर्दन के आसपास है वो तो थोड़ा बहुत निकल जाएगा, लेकिन जो जिस्म में जो खून मौजूद है वो एज इट इज़ रहेगा, वो वहीं पे रहेगा।
हम जब ज़िबा करते हैं जानवर तो होता क्या है कि हार्ट पंप करता रहता है, सही, और ये बहुत बड़ी रग है जुगुलर, तो जब वो आप काटते हैं ज़िबा करते हैं तो वो हार्ट पंप करता है, तो जो बॉडी के अंदर भी जो खून है वो उसमें से निकल जाता है, निकल जाता है। सही है, और सही। खून से आप बच गए तो फिर जाहिर बात है कि वो चीज़ सही। अच्छी होगी, क्योंकि बेहतर। ज़्यादातर जरासीम खून में ही पाए जाते हैं, वो ज़्यादातर वहीं से उसी जरासीम का ज़रिए घूमते हैं बॉडी में और फिर वो अपने अपने ऑर्गन्स में जाते हैं। खून में ही सही। पाए जाते हैं। अच्छा, मीसमी साहब की खिदमत में एक सवाल है और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि डॉक्टर साहब की जानिब जाएंगे। एक जो प्लाज्मा की बात हो रही है कि जी प्लाज्मा एक शख्स का दूसरे शख्स में मुंतकिल किया जा सकता है, इस पर क्या कोई शरई कबाहत लागू होती है? तो किसी एक का प्लाज्मा दूसरे प्लाज्मा ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कोई मसला है, न किडनी डोनेशन में, ऑर्गन डोनेशन में कोई मसला है शरन, ना क्या कहते हैं प्लाज्मा डोनेशन में, ना WBC सेल्स डोनेशन में, और शरीयत ने इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि अगर किसी इंसान की जान बचाने में आपका ये किरदार है कि आप अच्छा। खून दे दें तो वाजिब भी हो सकता है। वाजिब हो वाह। जाता है। लेकिन जिसकी सही। जिसकी तरफ शायद अभी हम गए नहीं, और प्रोग्राम तो तकरीबन शहर की तरफ ख़त्म जी ही हाँ, हो जी रहा हाँ। है। क्रिमिनोलॉजी में जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है ठीक, कि आया मसलन ख़ासकर रेप विक्टम्स हैं, कत्ल है, इनमें DNA के ज़रिए ये मालूम किया जा सकता है कि ये किसने किया है, ये क्या नहीं किया। अगरचे कि शरीयत डायरेक्टली नहीं कहती कि अगर DNA से साबित हो जाए तो उसको सज़ा दे दो, सही, लेकिन शरीयत कहती है अगर DNA से कंफर्म हो जाए तो केस मजबूती से आगे बढ़ सकता है। बढ़ सकता है, और उस औरत पे जो जुल्म हुआ है या ज़्यादती हुई है उसका बिलाखिर उसकी तलाफ़ी का कोई रास्ता निकल निकल सकता है। इस तरह से कत्ल के उसमें भी अब बहुत से ममालिक में वहाँ के मौजूद जो ट्रेसेस हैं वो उठा लिए जाते हैं और उसके बाद उसको चेक कर लिया जाता है, तो वो भी जीनियोलॉजी और मेरे ख्याल में इस तरीके से पता किया जा सकता है कि ये किसका है, जिससे कि हर एक स्पेसिफिक DNAs हैं, और उसके ज़रिए तो पाकिस्तान को इसमें मज़ीद आगे बढ़ना चाहिए। और जुर्म करने वाले शख्स को मैं नसीहत करता चलूँ कि तुम्हारे जुर्म करने की जगह पे कुदरत ने ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि कोई न कोई निशानी नज़र आने वाली या ना नज़र आने वाली ज़रूर होगी, वो ज़रूर छूट जाएगी, और अल्लाह ताला चाहेगा तो वाह। तुम ज़रूर पकड़े जाओ। बिल्कुल सही वाह। बात, बिल्कुल सही बात है। बल्कि बाज़ मकामात पर तो यहाँ भी देखा गया कि किसी का कोई बैंक बैलेंस बहुत है जी। और वो उसका कोई वारिस नहीं है, ऐसे केसेस होते हैं। बैंक में अकाउंट होते हैं बाकायदा ऐसे जो डिसीज़ अकाउंट हो जाते हैं, फिर वो बहक़ सरकार वो पैसे जो हैं वो चले जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जी किसी आदमी के दुनिया से जाने के बाद कोई उसका वारिस दावेदार आ जाता है, उस सूरत में भी वहाँ पर भी चेक किया जा सकता है, पर उसके और भी सबूत मिल जाते हैं, तो अगर शरन साबित हो जाए तो फिर उसको मालिक बनेगा, वरना मालिक नहीं होगा। नहीं बनेगा। ज़बरदस्त, बच्चे के ज़बरदस्त। बारे में आपको बच्चा कहीं पढ़ा मिला है, उसके DNA से आप चेक कर सकते हैं कि इसके पेरेंट्स कौन हैं, और वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा जी, यही सवाल अगर हम प्रोफेसर डॉक्टर साहब की तरफ लेके जाएं जी, कि क्रिमिनोलॉजी में DNA ने दुनिया भर में कितना किरदार अदा किया है, और हमारे मुल्क पाकिस्तान में क्राइम रेट को और मुजरिम को पकड़ने के लिए हम DNA को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और इसकी कानूनी हैसियत क्या है। वैसे ज़रा थोड़ा सा DNA के बारे में भी बताइएगा कि DNA है क्या। जीन से जो रब्त है इसका, उस बारे में भी। देखें, असल में DNA है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये एक मुरक्कब है जिसके अंदर नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, शुगर होती है और फॉस्फेट होता है। जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, हर जानदार में ये 4 बेसेस ही होते हैं। सही, इनकी तरतीब मुख्तलिफ, यानी कि आप यूँ समझे जैसे हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट से हमारे ABCDEFGH, वो हमारे जो है वो 20 से ज़्यादा हैं, ये जो है सिर्फ 4 हैं, और इन 4 की तरतीब वो अल्फाज बनाती है, और हर लफ्ज़ 3 अल्फ़ाबेट्स का है, ठीक है, 3 लेटर्स का। तो वो एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ATGC, हम उनके पहला हुर्फ ले लेते हैं। तो ये ATGC की कॉम्बिनेशंस ये कोड बनाती हैं, और हर किसी के 3 हैं, और 3 मिलकर है, यानी कि ATG एक कोड होगा, ATC एक अलग कोड होगा, TGA एक अलग कोड होगा, इस तरह से टोटल हो गए 12। टोटल 64 बनते हैं। अच्छा, ये टोटल सही। 64 हो गए। उन ओके। 64 में से भी 3 कोड ऐसे हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, 61 बचते हैं। अच्छा, अच्छा, और वो 61
बनाते हैं 20 तरह के अमाइनो एसिड, अच्छा अच्छा और वो 20 तरह के अमाइनो एसिड मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में मुख्तलिफ प्रोटीन बनाती हैं। ठीक है। रब तो को मार ये दे ज़बान। ये ऐसी चीज़ है, अगर आप देखें तो बहुत ही एक बड़ी एक दिलचस्प चीज़ है। अगर आप, जब मैंने पहली दफ़ा ये सब चीज़ें सीखी थी शुरू में, बिल्कुल जब तालीम शुरू हुई थी उस वक्त की मैं बात था, तो ये बड़ी एक अजीब सी चीज़ नज़र आई थी। अच्छा, हम बात कर रहे थे क्रिमिनोलॉजी के हवाले से। इत्तेफाक से मैं क्रिमिनोलॉजी में भी पढ़ाता रहा हूँ। इसमें एक फील्ड है जिसको हम कहते हैं फॉरेंसिक साइंस। सही। ये इस जो डीएनए और ये सारी चीज़ें जो है ये इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। जो शवाहिद की हम बात कर रहे हैं, अभी हम लोग सिंध पुलिस के साथ भी मिलकर सेटअप बना रहे हैं। इसके अच्छा। अलावा बहुत सारी जगहों पर है। देखें, सबसे बड़ा जो मसला है ना वो ये कि हम उसका डीएनए क्या है या उसकी जो तरतीब क्या है वो तो हम मालूम कर लेंगे, मिल गया हमें सैंपल, हमने उसको एनालाइज किया, रिज़ल्ट आ गया, पता चल गया। सही। सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ है वो है डेटाबेस बनाना। यानी कि मुझे एक चीज़ मिल गई, अब मुझे कैसे पता कि ये किसकी है? सही। वो सही। रिकॉर्ड में होगा तो मैं उसको कहूँगा ना ये फ़लाँ की है। वो सही। रिकॉर्ड मुरतब करना, जैसे हम नादरा का एक रिकॉर्ड बन गया डेटाबेस के फिंगरप्रिंट आप देखें और खट से पता चल गया ये इसका है। इसी तरह सही। डीएनए का भी बनना है। सही। वो बनेगा तो आप कहेंगे कि हाँ, सस्पेक्ट्स को आप देख सकते हैं कि भाई ठीक है ये मिला सैंपल, वो फला आदमी वहाँ नज़र आया था, उसका डीएनए लाओ और इसका डीएनए देखो मिलता है या नहीं सही। है। सही। उस बुनियाद तक तो आप जा सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर पूरा डाटा मौजूद हो सही। तो ही आप उसको जाके देख सकते हैं कि हाँ भाई ये किससे मैच कर रहा है, सही। तो फिर इसका इस्तेमाल हो। और ये यहाँ पे सही। इस पे काम शुरू हुआ है, लोगों ने करना शुरू सही। किया, बहुत सी जगहों पे हो भी रहा है। और ये एक बड़ी एक बाकायदा इसको भी आप कह लें एक बड़ी बहुत बड़ी और वास्ट फील्ड है। हाँ, वसी किस्म की फील्ड है जिसमें कई लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, कई स्पेशलिस्ट चाहिए इसके अंदर। ये तो एक चीज़ है, सैंपल कलेक्शन एक बहुत बड़ा जो है वो एक मरहला है। यानी कि आपने सही तरह से नहीं लिया तो वो सैंपल ज़ाया हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। सही। इसी तरह से अगर दो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो मिक्स कर दी, गलत लेबलिंग, गलत, अगर आपने लेबल गलत कर दिया लेबल, तो उसके बाद नतीजा गलत। बहुत एहतियात। तो हर कदम, ट्रांसपोर्टेशन सही हुई नहीं हुई, कलेक्शन के बाद वहाँ पे सही रखा गया था नहीं रखा गया था, जिसने एनालाइज किया सही एनालाइज किया नहीं किया, रिजल्ट सही उसने इंटरप्रेट किए नहीं किए, ले। तो ये एक एक मरहला एक बाकायदा एक बहुत तवज्जो तलब है। प्रोग्राम अपने इख्तितामी मंजिलों की जानिब आ चुका है और एक बात की तरफ हम शेख साहब से, हुज्जतुल इस्लाम मिसवी साहब से पूछना चाहेंगे जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और उसके ऊपर बड़ी क्यूरियोसिटी है। एक खुतबा नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का चमगादड़ के हवाले से भी है और उस पर मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब ने जो उसका जी हाशिया बनाया है उसमें उन्होंने जो कुछ लिखा है वो तकरीबन यही सारे मामलात हैं कि जो आज हमें नज़र आ रहे हैं। तो लोगों के जहन में ये क्यूरियोसिटी है कि क्या इस खुतबे में मौला ने कोई इलाज भी बताया है या किसी और जगह पे कोई इलाज बताया है, कुछ रहनुमाई। खुतबा नंबर 143 ज़ाहिर है मैंने रेफरेंस देखा भी था। हाँ जी, 153 में ठीक है। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की खिलकत की निशानियां बताते हुए फरमाया कि क्या तुम चमगादड़ों को नहीं देखते हो जी जी, कि जो रात को निकलती हैं, दिन को सोती हैं, दिन में अपनी आंखें बंद रखती हैं और रात को जब खुलती हैं तो आँखों से रोशनी आती है, फिर उनके परों की खसूसियात, फिर उसके चेहरे की खसूसियत, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत खूबसूरत, जैसे चूटी का बयान आया है, दूसरे बयान आया। इस पर अल्लामा मुफ्ती जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह बड़ी इल्मी शख्सियत थी जो उन्होंने नहजुल बलागा पे शर्ह लिखी, उसने बड़े खूबसूरत बयान है। अगर इजाज़त हो तो मैं 2 मिनट में इसको बयान करना चाहते हैं कि चमगादड़ जो हैं वो गुरूब आफ्ते के बाद ही परवाज़ करता है और कीड़े मकोड़े और रात के उड़ने वाले परवाने खाता है। चमगादड़ों की एक किस्म फल खाती है और बाज़ गोश्त ख्वार होती है जो मछली का शिकार करती है। ठीक है, फल खाने वाली अलग। ये शुमाली अमेरिका में के तारीख गारों में खूंखार चमगादड़ें भी बड़ी कसरत है। ये जो शुमाली अमेरिका के गार हैं दुनिया में जहाँ पर भी वहाँ पर ये चमगादड़ें बड़ी ख़ास बहुत तादाद में पाई जाती हैं और फरमाते हैं कि ये बड़ी ख़तरनाक और मोहलिक होती हैं। अल्लाहु अकबर लिखा हुआ है। हाँ, कि ये बड़ी ख़तरनाक, और नहजुल बलागा के शर्ह में आपने लिखा है इनकी खुराक। अब देखिए ऐसे लग रहा है जैसे कोरोना वायरस को देखकर मुफ्ती जाफ़र साहब ने इसकी तशरीह फरमाई है। फरमाते हैं कि इनकी खुराक इंसानी और हैवानी खून है।
जब ये किसी हैवान को छोड़ दिया, इंसान जब ये किसी इंसान का खून चूसती है कहीं से तो क्या करती है, तो इंसानी खून में जहर सरायत कर जाता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह 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 अल्लाह। जिसके नतीजे में पहले हल्का सा बुखार, ये लिखा हुआ है। जी जी, अल्लाह अकबर। ये पुराना प्रिंट है मेरे पास, नया भी नहीं है अल्लाह कि हम कहते हैं कि चलो ये जो कोरोना उसके बाद आया तो लिखा है। जी जी जी, देखिए ये आप पुराना हक़ानियत कैसे साबित पुराना होती प्रिंट चली है। है। नहजुल बलागा की शरह में मौला कायनात के चाहने वालों में से एक हस्ती अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन अल्लाह मकामों फरमाते पहले हैं, हल्का बुखार, जी उसके बाद वही हल्का बुखार, और उसके बाद दर्द सर होता है, देखिए फिर सांस की नाली मुतवर्रम हो जाती है, खाना पीना छूट जाता है, जिस्म का नीचे वाला हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता बेहिस होने वाला शुरू कर देता है, और आखिर सांस की आमद शुद्ध रुक जाती है। अल्लाह वेंटिलेटर नहीं थे ना उनके ज़माने में, अल्लाह अकबर तो इन अल्लाह चीज़ों को उन्होंने बताया कि ये मुश्किलात का बिल्कुल एक एक चीज Exact. वाज़ेह वहीं तक है। है, और उस वक्त वो वेंटिलेटर पे जाता है जब सांस की नाली सुकड़ना शुरू हो जाती है, और ये बताता है जिस्म का नीचे, और आखिर में वो दम तोड़ देता है। ये खून आशाम चिंगा दड़ें जब हमला करती हैं, और ख़ास उस वक्त हमला करते हैं जब इंसान सो रहा हो, अच्छा जागते वक्त में उस पर हमला नहीं नहीं करती। तो जब आप सोएं तो ऐसी जगह पे सोएं कि जहाँ पर एहतियात। चमगादड़ हमला ना करे, वैसे भी एहतियात करें। और जहाँ जिन ममालिक में लोग इसका कोई सूप पीते हैं या ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल जी, करते हैं, जी। अल्लाह उनको मना करें कि अल्लाह अल्लाह ताला ने इस मखलूक को किसी और, देखिए ये तमाम मखलूकें किसी और काम के लिए, सही सही उनकी अपनी ड्यूटी, चींटी का अपना काम है, कौवे का अपना काम है, छिपकली का अपना काम है, ये अल्लाह की मखलूक हैं जो अपनी सही। ड्यूटीज़ के लिए आई। वाह जब आप वहाँ से निकाल के अलग जगह पे डाल देते हैं तो फिर उसका नुकसान आना सही, शुरू हो जाता है। इसलिए इस्लाम दीन कामिल है, क्या बात, बेशक, उसके अहकाम पर बेशक, अमल कीजिए, वाह, वाह, वाह। अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारिए। सुभान बेशक, अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान और अल्लाह। नहजुल बलागा की बात क्या क्या काम बात है, क्या बात है जी। भाई, क्या ये मुफ्ती जाफर हुसैन साहब जैसे कि फरमाया, उनके एक चाहने वाले जो जी। हैं वो सब कुछ लिख रहे हैं, तो नहजुल बलागा में यकीनन सब कुछ है, बेशक, बस देखने बेशक। वाली आँख होनी चाहिए, बेशक। और इसमें आपको हर चीज़ मिलती चली जाएगी, शक नहीं, बस यकीन होना चाहिए। बेशक। जितना यकीन बढ़ता जाएगा उतनी ही शिफा भी माशा। बढ़ती चली जाएगी। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। हम अपनी इख्तितामी मंजिलों की जानिब आ गया, लेकिन एक सवाल जो बड़ा अहम सवाल है ज़राअत के हवाले से, और वो हम जी। डॉक्टर साहब की जानिब लेके जाते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ज़रई मामलात में जेनेटिक्स की क्या अहमियत है, और हम अपने मुल्क की इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि हम ज़रई मुल्क में रहते हैं, जेनेटिक्स को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए असल में जेनेटिक्स एज अ फील्ड तो 200-300 साल की बात है, जब लोगों ने मेंडल के बाद, जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, उसके बाद ये सारी तहकीक, लेकिन ये चीज़ें सदियों से चली आ रही हैं। लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता था कि भाई ऐसे, जिसको हम नस्ल की बात करते हैं, जानवरों की नस्लें, ये अच्छी नस्ल का है, ये ज़रा कम जी, नस्ल, जी, कमज़ोर नस्ल का है, तो ये नस्लें वगैरह वही थे, वो खुसूसियात को देखते थे। खुसूसियात की वजह क्या थी वो नहीं पता थी शायद इतनी। फिर इसी तरह से जो ब्रीडिंग करते हैं हम, चाहे वो फसलों की हो चाहे जानवरों की हो, वो भी यही है कि उसमें जब हम कहते हैं ना कि ये ब्रीड बनाई या ब्रीड की, मकसद ये होता है कि अलग अलग जगहों पर जो अलग अलग खुसूसियात मौजूद हैं उनको यकजा करके हासिल किया जाए, जो भी आप चाह रहे हैं, मकसद जो भी आपका हो। मिसाल के तौर पे जैसे हमने कहा कि भाई फसल ज़्यादा एक चीज़ हो गई, दूसरे के वो मुख्तलिफ़ हार्श एनवायरनमेंट को बर्दाश्त कर सके, वो पेस्ट को भी जो है उसके रेजिस्टेंस हो, उसमें जो है कोई और अटैक भी ना हो कीड़े मकोड़ों का। ये तमाम चीज़ें अलग अलग जगहों पे मौजूद हैं। अगर आपने एक प्लांट में हासिल कर ली तो उससे अच्छी क्या बात होगी। वाह। तो ये चीज़ें की जा रही हैं। अच्छा, इसके हवाले से जो जेनेटिक्स की, एक तो ब्रीडिंग हो गई, दूसरे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ख़ास तौर पे, इनके बहुत सारे हैं, नायाब है और निबजी है, और इन जगहों पर भी काम होता है। एग्रीकल्चर के बहुत सारे और इंस्टीट्यूट्स भी हैं, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के भी,
बॉटनी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब है, ये लोग भी इसी पे करते हैं। इसमें मकसद सबका यही है कि जीन्स का एक ऐसा पूल बन जाए उस पर्टिकुलर फसल में जिसके ज़रिए आप ज़्यादा से ज़्यादा खूबियों वाली जो अजनास हैं वो हासिल कर सकें। सही। न्यूट्रिशन भी हो, उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो, उसमें सही। रेजिस्टेंस भी मौजूद हो, ये तमाम चीज़ें मौजूद होंगी तो ये होता है। और लोग कर भी रहे हैं, इस पे काम हो रहा है, ठीक है। वैरायटीज़ सही। आती हैं मार्केट में। आप देखते हैं जैसे मिसाल के तौर पे चावल आपको हर तरह का मिलता है, लेकिन बासमती चावल की बात ही कुछ और है। जी हाँ, सही। बिल्कुल। तो ये बासमती भी हमारा ही बनाया हुआ है। सही। तो ये तमाम चीज़ों पे काम हो रहा है और इसमें बहुत आगे तक जा सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में, जानवरों के हवाले से भी और ज़राअत के हवाले से भी सही। बहुत इसमें पोटेंशियल है, आगे पोटेंशियल हम है। बढ़ सकते और हमारे मुल्क में तो हो वैसे भी ही, रहा है काम। क्योंकि ये ज़राअत यानी ज़रई मुल्क है और ज़रई मुल्क अल्लाह ने बड़ा नवाजा है हमारे मुल्क को हर तरह से। तो अगर हम अपने बासलाहियत अज़हान को भी इस्तेमाल करें तो इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि हमारा मुल्क दुनिया की एक अजीम तरीन बेशक, ताकत बन सकता है, बेशक। एक अजीम तरीन मुल्क बन सकता है। बस एक यकीनन एक रहनुमा की ज़रूरत है, एक लीडर की ज़रूरत है। जैसे किसी प्रोग्राम में जनाब ने भी फरमाया था कि एक रहनुमा, एक लीडर मिल जाए तो सब चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाना शुरू हो जाएंगी। और हम अपने प्रोग्राम के इख्तितामी मंजिलों की जानिब आ गए। आज मौजूद था जेनेटिक्स के हवाले से, कोरोना वायरस के मुताल्लिक़ और इसके हवाले से मुख्तलिफ़ इबहाम और अफहाम हैं। और हमने ये देखा है कि जब कोई चीज़ मकबूल, यानी मकबूल तो मतलब क्या है कि जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाती है तो उसमें फिर बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं, सही। उससे लोग मशहूर भी होना चाहते हैं, यानी मार्केटिंग एजेंसी बन जाती है वो चीज़। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के यानी बहुत सारे लोग पैदा हो जाते हैं कि जी इस बात के ज़रिए से मैं बस लोगों में मशहूर हो जाऊं। तो हमने ऐसे भी दावेदार देखे कि जो कह रहे हैं जी मैं फूंक मार के जो है इसको ख़त्म कर दूंगा, मैं कोई ऐसा वजीफ़ा बताता हूँ। यकीनन वज़ाइफ पे हमारा मुकम्मल अक़ीदा है, लेकिन दावेदारान जितने हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, जैसे कि शेख साहब ने शुरू में फरमाया था कि इस वक्त कोरोना के मरीज़ कम और स्पेशलिस्ट ज़्यादा हो गए, तो हमारे सामने एक मजहबी शख्सियत और एक साइंस के हवाले से शख्सियत मौजूद हैं। और मैं आपसे पूछूंगा जनाब, आप इन लोगों के लिए क्या कहेंगे और क्या फरमाएंगे इस हवाले से जो फूंक मार के ख़त्म कर रहे हैं? क्यों आप लोगों को मेरे पीछे बढ़ाना चाहते हैं? देखें, औलिया अल्लाह सुब्हान व तआला की करामतों का कोई इनकार नहीं। बेशक बेशक बेशक। कराची अगर आज बड़ी बड़ी बलाओं से बचा हुआ है तो हमारे वो मोहतरम शख्सियतें जो बेशक कराची में दफन हैं और अहले बैत के बेशक नस्ल में से अब्दुल्ला शाह गाजी, अब्दुल्ला शाह गाजी की एक मिसाल और भी है। जी। जहाँ तक ये कहना कि जनाब मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, हम किसी का भी इनकार ना करें, अच्छा अमलन सबूत दे दें। अमलन सबूत दे दें हमें। हमें वाह क्या अच्छी बात हमें है। कोरोना वायरस का मरीज़ कंफर्म ले आते हैं, टेस्ट पॉजिटिव हो जाए, उसके बाद उस पर दम पड़ दें। भाई सही है। वाह वाह वाह, वाह। वाह वाह। मैं आप ही वाह। के चैनल पे लाइन लगा दूंगा उनके साथ। वाह सही, वाह, वाह, वाह वाह। भाई वाह। लेकिन सिर्फ दावा करना, सब सिर्फ वहीं कह चले देना, जाएंगे। सही। फिर आप मीडिया का भी तो शुक्रिया अदा करें कि इन चीज़ों को कहाँ से कहाँ जी। ले जाते हैं। हाँ? सही बात कहाँ है। से कहाँ ले जाते हैं। तो देखिए, कोई शक नहीं है कि जैसे सहीफ़े कामिला की रहबर मुअज़्ज़म ने बहुत अच्छी तरह तवज्जो दिलाई, जा सहीफ़े कामिला की दुआ नंबर 7, ठीक, सहीफ़े अलविया की दुआ इस वक्त नंबर मेरे जहन से निकल गया, और बहुत दुआएं वज़ाइफ हैं जो इसके शर से बचने के लिए हैं। सही। उसको हमें पढ़ना चाहिए, इसलिए कि सिर्फ दवा भी फ़ायदा नहीं, ठीक बात, सही। सिर्फ दुआ भी फ़ायदा नहीं। बिल्कुल सही। ठीक। दुआ, दवा और फिर दोनों मिलकर एहतियात, वाह सही। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शफा दे देगा। माशाल्लाह। बाकी अगर मौत लिखी हुई है, हाँ तो वो तो बिस्तर मरहबा। पे थोड़ा सही। जिनको नाराज़ किया उनको राज़ी कर ले, सही। जिनका हक खाया वो वापस दे दें। वाह भाई इसलिए वाह। कि देखें, अल्लाह ना करे, मजाक के तौर पर नहीं कह रहा, लेकिन अगर किसी को यकीन हो गया मुझे कोरोना हो गया और मैं जाने वाला हूँ, सही। अब तो वो ज़्यादा दिल लगा के अल्लाह से दुआ मांगेगा, बेशक। गिड़ाएगा, तौबा करेगा, तो समझ ले हो गया कोरोना। हाँ समझ ले। जैसे चटे इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते जब जनाजा देखो तो समझो तुम्हें उसमें डाला हुआ है, अल्लाह अकबर। और जब बिल्कुल दफन करके जाने वाले लोगों तो तुम अल्लाह से दुआ की पालने वाले मुझे भी दे दे मौका, अल्लाह ने कहा चल एक मौका और ले ले, वाह वाह लेकिन वाह तू वही करने वाला है जिसकी तेरी आदत है। वाह 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 वाह।
बड़ी एक वाह। कामिल बात, मुकम्मल बात इख्तिताम में जनाब ने फरमा दी। इनकार हम बेशक। किसी का नहीं करते, साबित कर देते हैं। आप तो हम आपको मान लेंगे, चैनल्स की सारी भरमार आपके दरवाजे पे होगी। एक मरीज़ आप दम करके अपने नुस्खे से, अपने वजीफ़े से, किसी भी चीज़ से, जो भी आपके पास कोई ऐसी चीज़ है उससे आप ठीक कर दें, हम भी आपके मुतरफ़ और मुतक़िद हो जाएंगे। और इसी तरह से बहुत सारे दावेदार साइंस के हवाले से भी हैं, हिकमत के हवाले से भी हैं। और हमारे मुल्क में तो जनाब लोग बड़े सादा लॉ हैं डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क में तो बड़े सादा लॉ लोग हैं। क्या कहा जाए उन लोगों का, और आप इस पर उन लोगों को तंबीह भी कीजिए जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं अपने मफादात के लिए। असल में हमारी कौम बड़ी सादा लो है और इसी वजह से वो उनके झांसों में आ भी जाती है। बात सीधी सीधी सी ये है कि एहतियात अगर कर लें, सबसे बड़ी चीज़ तो एहतियात है। सही। अगर हम सब एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक हम इन चीज़ों से महफूज रहेंगे। जहाँ तक बात यह है, देखें इस्लाम में भी यही है कि पहले आप ऊँट को बांध दें, उसके बाद अल्लाह पे तवक्कुल करें। तो वाह। आप कोशिश तो करें, पहले आप इलाज करें, शिफा देगा नहीं देगा वो उसकी ज़ात है, उसकी मर्जी। सही सही। वही मैंने जैसे पहले कहा था कि एक ही बीमारी में मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो ये मैं और आप या साइंस ये नहीं करी, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है ना कि भाई उसने ऐसा बनाया कि ऐसा हुआ। तो सीधी सीधी बात सिर्फ ये है कि इलाज ज़रूरी है, करना है, सही। वो आप करें, तवक्कुल अल्लाह पे ही है, उसने आपको सेहत देनी है, देगा, ज़रूर देगा। सीधी बात है, हम अपने तौर पे एहतियात करें, अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है, बेशक, यकीनन हम बेशक। पर रहम करेगा इंशाअल्लाह ताला। हालात अच्छे हो जाएंगे, हम सबकी दुआ है। इंशाअल्लाह। और सबसे यही है, मैं रिक्वेस्ट भी यही करूँगा कि एहतियात करें, लोगों को भी महफूज रखें, ख़ुद भी महफूज रखें, इंशाअल्लाह ताला अच्छे दिन आ जाएंगे। अल्लामा शब्बीर हसन मैसवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रहे। परवरदिगार आलम आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। डॉक्टर मकसूद अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इमरान मेहदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल दोबारा फिर एक और नए उन्वान के साथ, नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और अल्लाह की तमाम मखलूक का एहसास कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबा रमज़ान, मरहबा